घंटियों ने मुझे जगा दिया। बैंग बैंग बैंग। बाहर कोई चिल्ला रहा था कि पत्नियां बांटी जा रही हैं। तभी मुझे पक्का पता चल गया कि मैं अपनी पुरानी दुनिया में मर चुका था। खाना डिलीवर करते समय एक तेज कार ने मुझे टक्कर मार दी थी और अब मैं यहाँ इस शरीर में था, एक ऐसा शरीर जो मेरा नाम साझा करता था, संजीन। यादें धीरे धीरे मेरे पास आईं। ये दूसरा सन जियान कमजोर था, एक गरीब स्कॉलर जो कई बार अपनी परीक्षाओं में फेल हुआ था। उसके माता पिता अकाल में मर गए। उसकी होने वाली दुल्हन उसके कजन के साथ भाग गई। गांव बस इस इंतजार में था कि वह भूख से मर जाए ताकि वे उसका छोटा घर ले सकें। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। अपनी पुरानी जिंदगी में मैं भी कोई बेहतर नहीं था। मैंने कॉलेज खत्म किया, पीली जैकेट पहनकर इधर उधर खाना डिलीवर करता रहा और मेरी कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। फिर एक शानदार कार ने क्रॉसिंग पर मुझे टक्कर मार दी। अब मैं यहाँ इस टूटी हुई दुनिया में था। जल्दी करो, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिलेगी और वे तुम्हें सेना में भेज देंगे। मैंने अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए बाहर निकाला। मेरी नई दुनिया युद्ध में थी। राज्य लड़ रहे थे, दाचियन, देहो, डेयाडंग और हर जगह अकाल। लोग तो अपने ही बच्चों को खा रहे थे। गांव के सेंटर में गार्ड्स औरतों के एक समूह के साथ खड़े थे, कुछ बूढ़ी, कुछ बहुत युवा। हेड गार्ड ने अपना गोंग बजाया और बोला, हमारा किंगडम युद्ध में पुरुषों को खो रहा था, इसलिए हर एक पुरुष को इन पकड़ी गई औरतों में से एक पत्नी लेनी होगी। हमें एम्पायर के लिए बच्चे पैदा करने होंगे। मेरे आसपास के पुरुष भेड़ियों की तरह खुश होकर चिल्लाए। वे उंगली दिखाकर चिल्ला रहे थे। मैं बस वहीं खड़ा रहा। 20 साल से ज्यादा अकेले रहने के बाद ये अजीब किस्मत थी। फिर गार्ड ने दोबारा कहा, हर पत्नी के लिए तुम्हें हर महीने 50 पाउंड अनाज देना होगा। खुशी की आवाजें तुरंत रुक गईं। 50 पाउंड लगभग उससे ज्यादा था जितना एक आदमी उगा सकता था। अचानक कोई भी पत्नी नहीं चाहता था। पुरुष जाने लगे। गार्ड्स ने अपनी तलवारें निकाल ली। कोई नहीं जाएगा। पत्नी लो या फ्रंट पर जाकर लड़ो। मैं जड़ होकर खड़ा रह गया। ये जबरदस्ती खरीद फरोख्त थी। मैं अभी अभी इस दुनिया में आया था। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था। मेरी योजना सरल थी, नीचे रहो, जिंदा रहो, धीरे धीरे मजबूत बनो। दूसरे पुरुष मजबूत औरतों को चुन रहे थे जिनकी कमर मोटी थी, ऐसी औरतें जो खेतों में काम कर सकें। मैंने सुंदर औरतों की ओर देखा और चुन नहीं पाया। तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग। उपयुक्त होस्ट मिला। फेवर सिस्टम कनेक्ट हो रहा है। जाओ वैनर फेवर +1, गाय जियान फेवर +2, चू चिंग चिंग फेवर +1। एक सिस्टम, वह चीज जिसका हर ट्रैवलर सपना देखता है। मैं लगभग जोर से चिल्ला पड़ा। एक गार्ड ने मुझे घूरा, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया और उस स्क्रीन को देखा जिसे केवल मैं देख सकता था। सिस्टम ने 3 नाम दिखाए, जो वैनर, धाव की तीसरी प्रिंसेस, गाय जियान, रिबल्स की एक महिला जनरल, चू चिंग चिंग एक गिरी हुई अमीर बेटी। ये तीनों पकड़ी गई औरतों के इसी समूह में थी। अजीब, एक असली प्रिंसेस यहाँ। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। सिस्टम ने मुझे बताया कि अगर उनका फेवर मेरे लिए बढ़ा तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर यह घटा तो वे भाग सकती हैं या मुझे मारने की कोशिश भी कर सकती हैं। मैंने गार्ड की ओर मुस्कुराकर देखा। सर, मुझे वह चाहिए और वह और यह वाली भी। पूरा गांव शांत हो गया। सब घूरने लगे। दूसरे पुरुष एक पत्नी लेने से भी दुखी थे। मैंने 3 मांगी और ये तीनों औरतें नाजुक दिखती थी, खेतों में काम करने वाली बिल्कुल नहीं। डिंग। जाओ वनर फेवर -1, रेड लाइट वार्निंग। मुझे हल्की ठंड महसूस हुई। प्रिंसेस ने मुझे तीखी नजर से देखा। मैं लगभग उसके विचार सुन सकता था। वह मुझे गंदा आदमी कह रही थी और बाद में मुझे सजा देने का वादा कर रही थी। औरतों के दिल बहुत जल्दी बदलते हैं, मुझे सावधान रहना होगा। तभी मेरे कजन का बेटा सन हाओ मेरे पास आया। उसका चेहरा पुराने निशानों से भरा था। उसने मेरे कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और हंसा। 3 पत्नियां, तुम्हारा कमजोर शरीर उन्हें संभाल नहीं पाएगा और हर महीने 150 पाउंड अनाज, तुम मर जाओगे। हमारे परिवार को शर्मिंदा मत करना। गांव के पुरुष भी हंसे। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कहा कि मैं औरत के पेट के नीचे मर जाऊंगा, कहा कि मैं लकड़ी की छड़ी जितना पतला हूँ। मुझे इस शरीर और सन हाउ के बीच की पुरानी दुश्मनी का पता था। मैंने बस उसे शांत नजरों से देखा और गार्ड्स की ओर मुड़ा। सर, आपने कहा था कि जितनी ज्यादा उतना बेहतर। क्या यह मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है? गार्ड सन हाउ पर चिल्लाए। उन्होंने उसे बताया कि जो भी नियम तोड़ेगा वह मर जाएगा। सन हाउ ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वह मुझे मरा हुआ देखना चाहता था। समय समाप्त हो गया। हेड गार्ड ने फिर कहा, अपनी पत्नियों को घर ले जाओ। 1 महीने में मैं अनाज लेने लौटूंगा। अनाज नहीं हुआ तो तुम सेना में जाओगे। सन हाउ और बाकी लोग मुझे ठंडी मुस्कानों से देख रहे थे। उन्हें लगा मैं एक मूर्ख हूँ जिसने जिंदगी के ऊपर औरतों को चुना। उन्हें लगा 1 महीना मेरी मृत्यु की तारीख है। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने अपनी 3 नई पत्नियों की ओर हाथ हिलाया। पत्नियों, चलो अपने पति के साथ घर चलते हैं। जाओ वनर, गाय जियान और चू चिंग चिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों को पढ़ना मुश्किल था। फिर एक एक करके वे मेरे पीछे चली। घर तक की चाल सुखद नहीं थी। कई गांव वाले हमें घूर रहे थे और उंगली दिखा रहे थे और फुसफुसा रहे थे। मुझे परवाह नहीं थी। मैं अपनी 3 नई पत्नियों को अपने छोटे टूटे हुए घर में ले गया। पत्नियों, घर थोड़ा गरीब है। हमारे पास बहुत अच्छी कुर्सियां भी नहीं है। कृपया इसका बुरा मत मानना। मुझे थोड़ा शर्म महसूस हुई। अपनी पुरानी जिंदगी में ये जगह एक कुत्ते के लिए भी अच्छी नहीं होती। अगर कोई चूहा अंदर आता तो वह रो पड़ता। चू चिंग चिंग ने मुझे नरम आंखों से देखा। मुझे परवाह नहीं है। अगर आपने मुझे नहीं चुना होता तो कोई भी मुझे नहीं चुनता। मुझे एक सर्वेंट के रूप में बेच दिया जाता या एक ब्रोथल में भेज दिया जाता। आपने मुझे बचाया। मैं आपकी अच्छी पत्नी बनूंगी। सिस्टम मेरे दिमाग में बोला। चू चिंग चिंग फेवर +5। मैं लगभग हंस पड़ा। एक अच्छी बात। और उसका फेवर उछल गया। सच में उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई थी। जो वनियर और गोई जिन चुप रही, लेकिन मुझे पता था कि वे भी यही सोच रही थी। मेरे बिना उनकी जिंदगियां अब बहुत बदतर होती। तभी मैंने एक छोटी गुड़गुड़ाहट की आवाज सुनी। वैनर का पेट। प्रिंसेस लाल हो गई और नीचे देखने लगी। उसने एक दिन से
से ज्यादा समय से कुछ नहीं खाया था। गुइजिन भी वैसी ही थी, लेकिन उसने एक फाइटर के रूप में ट्रेनिंग की थी और भूख को बेहतर तरीके से सह सकती थी। मैंने अपने ही सिर पर थप्पड़ मारा। मुझे देखो, मैं बातें कर रहा हूँ और तुम्हें खाना खिलाना भूल गया। कहीं बैठो, मैं खाना बनाने जाता हूँ। मैं किचन की ओर चला गया। मेरे पीछे चू चिंग चिंग ने बाकी दोनों से कहा कि अब हम सब परिवार हैं और हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। वे धीरे धीरे अपने नाम साझा करने लगी। किचन में मैंने अपने खाली राइस पॉट को घूरा। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने उनसे खाने का वादा किया था, लेकिन खाना था ही नहीं। कितनी शर्म की बात थी। तभी मुझे सिस्टम याद आया। मैंने अपनी स्क्रीन देखी। चू चिंग चिंग का फेवर पहले ही 10 पर पहुंच चुका था। मैं एक रिवॉर्ड ले सकता था। सिस्टम, मुझे एक रिवॉर्ड दो, मुझे खाना चाहिए, एक आवाज ने जवाब दिया। मेरे पास एक 150 पैक्स इंस्टेंट नूडल्स के, 100 पाउंड चावल और सोयाबीन ऑयल की एक बड़ी बोतल थी। खाना अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। यह सिस्टम अद्भुत था। अब मुझे और चीजें खरीदने के लिए फेवर पॉइंट्स जुटाते रहना था ताकि मैं एक महीने में ग्रेन टैक्स चुका सकूं। मैंने इंस्टेंट नूडल्स बनाने का फैसला किया, सरल और स्वादिष्ट। मैंने बर्तन धोया और वाटर उबाला। जल्द ही गरम नूडल्स का एक बड़ा बर्तन तैयार था जिसकी खुशबू अद्भुत थी। मैंने तीनों औरतों को अंदर बुलाया। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने सोचा था कि शायद मैं उन्हें जंगली पौधे और पतला चावल का सूप दूंगा। यह एक झटका था। चू चिंग चिंग ने सबसे पहले कहा, पति, ये क्या है? वेनर ध्यान से सुन रही थी। धाओ की एक प्रिंसेस होने के नाते उसने हर तरह का शानदार खाना खाया था, लेकिन उसने यह कभी नहीं देखा था। उसने मुझे जिज्ञासु आंखों से देखना शुरू किया। शायद मैं सिर्फ एक गरीब गांव का आदमी नहीं था। गुइजिन भी मुझे आंख के कोने से देख रही थी। इसे इंस्टेंट नूडल्स कहते हैं, इसे चखो। मैंने उनमें से हर एक को एक बड़ा बाउल दिया। जोआना ने एक कौर लिया और खुद को रोक नहीं सकी। वाह, कितना स्वादिष्ट। मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसा खाना भी होता है। फिर वह शर्मा गई। उसे शर्म आई कि उसने अपने मैनर्स खो दिए थे। बाकी दोनों भी उतनी ही हैरान थी। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं चखा था। बहुत खाओ, और भी बहुत है। चू चिंग चिंग ने मुझे देखकर मुस्कुराई। पति, आप बहुत दयालु हैं, कृपया आप भी खाइए। मैं अपने बोल के साथ बैठ गया। मेरे पास एक नई दुनिया थी। 3 सुंदर पत्नियां थीं और मेरे पुराने घर का खाना था। मैंने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। धीरे धीरे खाओ, कोई इसे तुमसे नहीं छिनेगा। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं और बनाऊंगा। प्रिंसेस फिर लाल हो गई। वह एक लेडी की तरह खाना चाहती थी, लेकिन नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे। बाकी दोनों भी वैसी ही थीं। भोजन के अंत तक मैंने केवल दयालु होने से और फेवर पॉइंट्स प्राप्त कर लिए थे। जाओ वनर का फेवर 2 बढ़ गया। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी थी कि वह मेरी नींद में मुझे मारने की कोशिश करेगी। फिर रात आ गई, सोने का समय, और मेरे सामने एक समस्या थी। 3 सुंदर पत्नियां, एक बिस्तर। अब क्या? मैं सीधे वह नहीं कह सकता था जो मैं चाहता था। उनका फेवर बहुत तेजी से गिर जाता। अगर वह 0 से नीचे चला गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। वैनर ने मेरा चेहरा देखा और बिस्तर की ओर इशारा किया। मैं आज रात बिस्तर पर सोऊंगी। गुइजिन ने कहा, मैं फर्श पर सोऊंगी। चू चिंग चिंग शर्माती हुई दिखी। पति, मैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जोरदार बैंग बैंग बैंग। मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम तीनों तय करो कि कहाँ सोना है। मैंने दरवाजा खोला। सनहाउ वहाँ खड़ा था, अपने बदसूरत दागदार चेहरे के साथ। उसके हाथ में एक छोटा बैग था। सनहाउ, तुम क्या चाहते हो कजिन? मुझे यकीन है कि तुम अभी भी भूखे हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाया हूँ। उसने बैग खोला। अंदर पुराना पीला अनाज था जो फफूंद के साथ खराब हो रहा था। मैं इस चाल को जानता था। नेवला मुर्गी के पास उसे नया साल मुबारक कहने नहीं आता। मैंने अपनी आवाज ठंडी कर ली। किसी तरह यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। दिखावा करना बंद करो। सीधे कहो कि तुम क्या चाहते हो। उसके चेहरे से नकली मुस्कान उतर गई। ठीक है, मैं ईमानदार रहूंगा। मैं इस बैग चावल का उपयोग करके तुम्हारी उस पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, वही जिसके सीने सबसे बड़े हैं। क्या कहते हो? सबसे बड़ा सीना। उसका मतलब जौवानेर था, धौ की तीसरी प्रिंसेस। और सनहाउ को लगा कि वह आधे बैग सड़े हुए चावल के बदले उसके साथ एक रात का सौदा कर सकता है। सच में वह सपने देख रहा था। मैं लगभग हंस पड़ा। सनहाउ ने मेरी मुस्कान देखी और गलत मतलब निकाल लिया। हाँ, तुम मुस्कुराए तो तुम मान गए। मुझे पता था कि तुम भूखे मर रहे हो। ये अनाज तुम्हारी जान बचा देगा। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। बस मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो, मैं नरमी से पेश आऊंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा लालच से भरा हुआ था। उसके दिमाग में मैं अभी भी वही कमजोर पुराना संजियान था। उसने सोचा कि एक रात के बाद बाकी 2 आसान होंगी। वह लगभग बिना कुछ दिए मेरी तीनों पत्नियां पालेगा और मैं ग्रेन टैक्स से उसकी जगह मर जाऊंगा। भाग्यशाली वह, मरा हुआ मैं। लेकिन यह पुराना संजयन नहीं था। मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझे घिन दिलाते हो। मैंने उसे पीछे धक्का दिया। वह पूरे 1 मिनट तक सदमे में खड़ा रहा। फिर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। संजयन, तुमने मुझे धोखा दिया। तो क्या? निकल जाओ। उसने बगल से एक लकड़ी की लाठी उठाई और मेरे सिर पर घुमा दी। मेरे पास हटने का समय नहीं था, लेकिन अचानक एक आकृति मेरे सामने से उड़ती हुई निकली। गाइजियन। उसने लाठी को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कुछ भी न हो और सनहाउ को ठंडी आंखों से घूरने लगी। वह मेरे लिए चिंतित होकर दरवाजे के पीछे सुन रही थी। जब उसने यह सौदा सुना तो उसे घिन आई, लेकिन साथ ही मजा भी आया। मेरे बनाए हुए इंस्टेंट नूडल्स इस सड़े हुए चावल से कहीं बेहतर थे। अपनी पुरानी जिंदगी में वह अब तक सनहाउ को मार चुकी होती, लेकिन अब वह मेरे लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहती थी। सनहाउ ने पूरी ताकत से लाठी वापस खींचने की
की कोशिश की, वह नहीं कर सका। उसका चेहरा लाल हो गया। सांजिन, तुम एक आदमी हो, तुम एक नीची औरत के पीछे छिपते हो, थोड़ी शर्म करो, उसे छोड़ने को कहो और खुद मुझसे लड़ो। मैं उसके पास गया और उसके चेहरे पर थपथपाया। सन, हाउ तुम गलत हो। पत्नी का अपने पति की रक्षा करना सही और अच्छा है। पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। कौन कहता है कि एक महिला एक पुरुष से कम है। जब मैंने कहा कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं, गाइजिन हल्का सा कांप गई। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और खुद से फुसफुसाई कि मैं एक अजीब आदमी हूँ। सिस्टम बोला, गाइजियान फेवर +2। मैंने अपनी पत्नी से उसे छोड़ने को कहा। वह जोर से जमीन पर गिरा, फिर उठा और कुछ कदम भागा। वह मुड़कर चिल्लाया, संज, मेरा बड़ा भाई काउंटी ऑफिस में काम करता है, तुम मर चुके हो। मुझे यह पता था। उसका भाई सनवू, जो काउंटी ऑफिस में एक छोटा लीडर था, दोनों मिलकर जब पुराना संजियान जवान था तब उसे तंग किया करते थे। लेकिन इससे मुझे डर नहीं लगा। अगर उसका भाई आया तो मैं सारे पुराने और नए कर्ज एक साथ चुकता कर दूंगा। गाइजिन असहज दिखी। मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। मैंने हाथ हिलाया। जब परेशानी आती है हम उससे निपटते हैं। उसने मुझे आश्चर्य से देखा। मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह बोल रहा था। मैंने जादुई नूडल्स बनाए थे। क्या मैं सच में सिर्फ एक गरीब गांव का आदमी था? हम वापस अंदर गए। चू चिंग चिंग चिंतित थी और उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया। जाओ वनेर इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने जोर से पैर पटका। बेशर्म, घिनौना। ये पैलेस निश्चित रूप से। उसने खुद को रोक लिया और चुप हो गई। ये पैलेस? गाइजियान ने उसे लंबी नजर से देखा तो उसकी बहन भी अपना असली नाम छिपा रही थी। निश्चित रूप से गुइजिन भी अपना नाम छिपा रही थी। चू चिंग चिंग सीधी सादी थी और उसने ध्यान नहीं दिया। फिर सोने का समय हो गया। वनेर ने बिस्तर की ओर इशारा किया। हम तीनों बिस्तर पर सोएंगी, तुम फर्श पर सोओगे। अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो गुइजिन तुम्हारा अंत कर देगी। तुमने देखा कि वह कितनी ताकतवर है। चू चिंग चिंग हल्के से हंसी। गुइजिन ने मुझे चेतावनी भरी नजर दी। मैंने कंधे उचकाए और फर्श पर अपना बिस्तर बना लिया। 3 सुंदर पत्नियां इतनी पास थीं, लेकिन मैं केवल देख सकता था। लड़ाई अभी जीती नहीं गई है। वर्कर को कोशिश करते रहना होगा। मैं सो गया। कुछ समय बाद मुझे अपने चारों ओर बाहें महसूस हुई। मैं तुरंत जाग गया। वह चू चिंग चिंग थी। उसका चेहरा लाल था। पति, आज हमारी शादी का दिन है। एक पत्नी को अपने पति को स्वयं को सौंप देना चाहिए। मुझे पता है कि आप एक अच्छे आदमी हैं। मैं पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं केवल इस तरह आपके पास रह सकती हूँ। कृपया मुझसे नाराज मत होइए। मेरा दिल वार्म हो गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। पगली लड़की, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुम सब मुझसे एक कठिन समय में मिली। असमंजस महसूस करना सामान्य है। जब सही समय आएगा मैं तुम सबको एक भव्य शादी दूंगा। वही हमारी असली सुहागरात होगी। वह कांप उठी और भीगी आंखों से मुझे देखने लगी। पति, आप बहुत दयालु हैं। आपसे मिलना जरूर मेरे पिछले जन्मों का भाग्य होगा। सिस्टम फिर बोला, चू चिंग चिंग फेवर +10। नया रिवॉर्ड तैयार है। मैं खुश था। पत्नी, मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। उसने धीरे से सिर हिलाया। मेरा जन्म दक्षिण के एक अमीर सिल्क परिवार में हुआ था। मेरा परिवार भ्रष्ट अधिकारियों के साथ काम नहीं करना चाहता था और उन किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था जो सिल्कवर्म्स पालते थे। इसलिए एक बुरे अधिकारी ने हमारे खिलाफ झूठे अपराध बना दिए। हमारे परिवार के 100 से अधिक सदस्य जेल में मर गए। एक रहस्यमय व्यक्ति ने केवल मुझे बचाया। वह रोने लगी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। पत्नी, मत रो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा। वह कुत्ता अधिकारी इसकी कीमत चुकाएगा। जी पति, मुझे आप पर विश्वास है। कमरे के दूसरी ओर गाइजिन बिस्तर पर पलटी। उसने बहुत धीमे से खुद से फुसफुसाया, क्या आप मुझे भी न्याय दिलाएंगे? आकाश उजला होने लगा। मैं जागा और चू चिंग चिंग को शांति से सोते हुए देखा। मैं चुपचाप उठा ताकि अपना सिस्टम रिवॉर्ड ले सकूं। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से धमाका किया। मुसीबत, बड़ी मुसीबत। संजियान, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला। खुरदरे कपड़े पहने एक मध्यम आयु का आदमी वहां खड़ा था। उसके कपड़ों पर खून लगा था। तुम्हारा बूढ़ा पीला बैल मार दिया गया। ये मैंने नहीं किया। मुझे दोष मत देना। पीला बैल? कौन सा बैल? मैंने अपनी आंखें मल ली। अभी भी आधी नींद में था। फिर यादें वापस आ गई। पुराने संजियन के पास एक पीला बैल था। वह परिवार की एकमात्र कीमती चीज थी। उसने उसे एक आदमी को खेत जोतने के लिए उधार दिया था। वही आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसका नाम लाओ जेंग था। लाओ जेंग गांव का एक ईमानदार आदमी था। उसका अंकल काउंटी ऑफिस में काम करता था, इसलिए उसके परिवार के पास कुछ छोटे खेत थे। अमीर नहीं, लेकिन भूखे भी नहीं। मेरा बैल मर गया। धिक्कार है। उसे किसने मारा? मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। बैल ही वह एकमात्र चीज था जो मेरे नए माता पिता इस शरीर के लिए छोड़ गए थे। अब किसी ने उसे मार डाला था। पुरानी यादें मुझ पर गहरा असर डाल रही थी। संजयन, सच में यह मैंने नहीं किया। सनहाउ पागल हो गया। वह जानबूझकर बैल के सामने भागा और फिर कहा कि बैल ने उसे मारा। उसने एक नाइफ निकाला और उसके दिल में सीधे घोंप दिया। जल्दी जाओ और देखो, बैल मर रहा है। तुम अभी भी उसे घसीट कर वापस ला सकते हो और मांस खा सकते हो। अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लाओ जेंग का इरादा अच्छा था, इसी कारण वह मुझे बताने आया। सनहाउ, वह कुत्ता फिर से। मुझे तुरंत समझ आ गया, बैल उससे नहीं टकराया था। यह पिछली रात के लिए सनहाउ का बदला था। पुराने सन जियन को वर्षों तक सनहाउ ने सताया था। सबसे बुरे समय में सनहाउ ने उस दवा के पैसों का आधा हिस्सा चुरा लिया था जिसकी मेरी माँ को जरूरत थी। उस महीने परिवार लगभग भूखा मर गया था। पुराना मैं बहुत कमजोर था और जवाब नहीं दे सका, लेकिन मैं नहीं। नए कर्ज और पुराने कर्ज सब आज साथ में। वह मरना चाहता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। लाओ जेंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया, डरा हुआ। जाकर मत मरना। सोहू सोहाओ के साथ है। सोहू सोहाओ का बड़ा भाई था, काउंटी गार्ड्स का प्रमुख। बड़ा आदमी, बड़ी दाढ़ी और लड़ाई में बहुत क्रूर। एक बार उसने पड़ोसी गांव के 4 ताकतवर आदमियों को अकेले ही पीट दिया था। मेरे अंकल कहते हैं कि वह भी सोनहू से डरते हैं। क्या तुम उससे लड़ सकते हो? मैंने ठंडी मुस्कान दी। सोनहू तो क्या, बस बैल को वापस ले आओ और मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया। लाओ जेंग जल्दी से भाग गया। वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने अपनी पतली बाहों को देखा और उदास मुस्कान दी। पुराना सन जियान एक
कमजोर स्कॉलर था, आधा भूखा, हड्डियों जितना दुबला। यहाँ तक कि सनहाउ से लड़ना भी कठिन हो सकता था। सनहू से लड़ना आत्महत्या होता। लेकिन कुछ चीजों को तुम ऐसे बस गिन नहीं सकते। सनहू और सनहाउ जैसे लोगों के साथ अगर तुम चुप रहते हो तो वे तुम्हें और ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तभी मुझे सिस्टम याद आया। मेरे पास सिस्टम था, इसे परखने का समय आ गया। सिस्टम, पैनल खोलो, एक नॉर्मल लॉटरी यूज करो, मुझे ताकत चाहिए। आवाज ने जवाब दिया। मैंने टोंगबे बॉक्सिंग स्किल्स का पूरा सेट जीत लिया था। वह स्किल अब मेरे दिमाग में थी। मेरी शक्ति 18 पॉइंट्स बढ़ गई। मेरे नए पैनल में स्ट्रेंथ 58, स्पीड 40, ब्रेन 80, चार्म 60 दिखा। सिस्टम ने मुझे बताया कि 50 एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति होता है, 80 मानव सीमा है। मैंने अपनी बाहों की ओर देखा। मांसपेशियां मेरी आंखों के सामने ही बढ़ रही थी। अब मैं मजबूत महसूस कर रहा था, पूरी शक्ति से भरा हुआ। सनहाउ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं घर से निकल गया। मुझे यह नहीं पता था कि मेरे निकलते ही जाओ वनेर ने मेरे पीछे दरवाजा खोला। जब लाओ जंग ने दस्तक दी थी तब वह जाग रही थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। उसने मुझे जाते हुए देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बुरा नहीं, उसमें कुछ साहस है। मैंने पहले उसका मूल्यांकन बहुत कम किया था। सिस्टम मेरे कमरे में बोला, जाओ वेनर फेवर +2। अगर मैं चुप रहता और सनहाउ को जीतने देता तो वह मुझे एक कमजोर मूर्ख के रूप में देखती, ऐसा आदमी नहीं जो उसकी नजरों के योग्य हो। लेकिन मैंने उसकी परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन क्या वह सच में यह कर सकता है? बाहर जाकर मत मरना। उसने एक पल सोचा, फिर मेरे पीछे चल दी। एक प्रिंसेस के रूप में उसने बचपन से लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। किसी महान जनरल जितनी अच्छी नहीं, लेकिन एक गांव के आदमी को संभालने के लिए काफी। वह मुझसे प्रेम नहीं करती थी, लेकिन मैंने उसे खाना खिलाया था और उसकी जान बचाई थी। वह बस बैठकर देख नहीं सकती थी। फिर उसके जाने के तुरंत बाद एक और आकृति ने दरवाजा खोला, गाइजियान। उसने जाओ वनर को जाते हुए देखा। उसकी सुंदर आंखें सिकुड़ गईं। वह औरत साधारण नहीं है, मुझे पहले से पता था। उसने रात के खाने पर जाओ वनर में कुछ खास महसूस किया था। वह चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी इंस्टिंक्ट सही थी। जाओ वनर ने लड़ाई की ट्रेनिंग ली थी। वह कोई साधारण पकड़ी गई औरत नहीं थी। कितना दिलचस्प। उनमें से कोई भी उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। फिर वह भी पीछे चल दी। हम तीनों सनहाउ की ओर बढ़ रहे थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि क्या आने वाला है। मैं गांव की सड़क पर तेजी से चल रहा था। मेरे हाथ में एक सिकल था। मेरे कदम मजबूत थे। पहले तो थोड़ी सी चाल भी मुझे थका देती थी और मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन अब मेरा शरीर वार्म महसूस हो रहा था। शक्ति बिना रुके मेरे भीतर बह रही थी। सिस्टम असली था। मैं ज्यादा दूर नहीं चला था कि मुझे आग दिखाई दी। उसके चारों ओर 7 या 8 आदमी गार्ड यूनिफॉर्म्स में बैठे थे। उन्होंने मेरे बूढ़े पीले बैल को टुकड़ों में काट दिया था और मांस को आग पर पका रहे थे। एक युवा गार्ड ने वाइन का बड़ा घूंट लिया और अपने दांतों से बीफ का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ लिया। ये बूढ़ा बैल दुबला था, लेकिन इसका मांस वाइन के साथ अच्छा जाता है। बाकी आदमी भी उसी तरह खा और पी रहे थे। इन कठिन समयों में केवल शहर के अमीर लोग ही इस तरह मांस खाते और वाइन पीते थे, और ऐसे गार्ड्स वे जो चाहते थे ले लेते थे। सनहाउ आधा नशे में खड़ा हुआ, हाथ में मांस का बड़ा टुकड़ा लिए। जितना चाहो खाओ, इस बेवकूफ बैल को दोष दो, इसने तुम्हारे मालिक को मारा। सनहाउ, क्या मैं आदमी था या उसके भाई सनहू को छू सकता था, जो अधिक सावधान था? कैसे? ये सनजियान का बैल है, सही। उसके पीछे जाने की भी सीमाएं हैं। उसके माता पिता भूख से मर गए। बैल ही उसकी जिंदगी था। अगर हम इसे खा लें तो कहीं हमारे हाथों पर मौत ना आ जाए। सनहू काउंटी गार्ड्स का प्रमुख था, बड़ा और अधिक समझदार। उसने अपने जल्दबाज भाई से कहीं अधिक देखा था। वह मेरी पुरानी दुनिया के एक पुलिस कैप्टन जैसा था। इस काउंटी में हर कोई उससे डरता था। सनहाउ हंसा। भाई कृपया, आप उस कचरे सनजियन को बहुत ऊंचा समझते हैं। वह पुरानी कहानियों का कोई हीरो नहीं है। उस पतले शरीर के साथ उसे घुटनों के बल बैठकर मुझे दादाजी कहना चाहिए। लेकिन वह सोच रहा था कि पिछली रात मैंने उसे कैसे अपमानित किया था। अब मुझमें कुछ अलग महसूस हो रहा था। फिर भी उसके भाई के यहाँ होने पर मैं क्या कर सकता था? तभी मैं चिल्लाया, सनहाउ, मेरे बैल की कीमत अपनी जान से चुकाओ। मैं अपने सिकल के साथ आगे झपटा। सनहाउ ने मुझे देखा और एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने सोचा कि मैं जीने से तंग आ चुका हूँ। सनहू ने अपना वाइन बोल नीचे रख दिया। आम नियम यह था कि छोटे लोग अधिकारियों से नहीं लड़ते, खासकर युद्ध की दुनिया में। यहाँ तक कि अन्य गार्ड्स भी सोन को झुक गए। कौन? पुराना मैं कभी हिम्मत नहीं करता। वह शौक था कि मैं यहाँ कुल्हाड़ी के लिए आया। भाइयों, उसे कुछ सांस के साथ छोड़ दो, उसे मत मारो। गार्ड उठकर मेरे चारों ओर घेरने लगा। सनहाउ ने लकड़ी का स्टूल पकड़ा, मुस्कुराते हुए क्रूली। वह सोच रहा था कि उन्हें मुझे आधा मरा पीटने के बाद वह मेरे घर वापस जाकर मेरी सुंदर पत्नियों के साथ खेल सकता है। मैं उनके सभी को देखा। ये गार्ड्स नहीं थे, ये यूनिफॉर्म में बैंडिट्स थे। दूर छिपकर देख रही थी। उसका दिल तनाव में था। उसके लिए मेरी जान ज्यादा मायने नहीं रखती थी, लेकिन अगर मैं मर गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। दुश्मन की जमीन में गिरा प्रिंसेस, अगर वह मुझे बचाने के लिए आगे आई तो हो सकता है वह पकड़ी जाए। नतीजा मौत से भी बदतर हो सकता है। उसने अपने लाल होंठ काटे। डैम इट, उम्मीद है वह मदद करे। उसने अपनी उम्मीद गायन पर रखी जो पास ही छिपी हुई थी। गाय जिनकी भौहें टाइट थी। वह भी सोच रही थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अगर बात बिगड़ी तो वह मेरी जान बचा लेगी। सनहाउ ने सोचा कि मैं डर से जम गया हूँ। वह इंतजार नहीं कर सका। उसने भारी लकड़ी का स्टूल मेरे सिर पर घुमाया। लकड़ी सॉलिड थी। ऐसा हिट पत्थर भी तोड़ सकता है, खोपड़ी की तो बात ही क्या। तुम कचरा, मरो। बंग, जोर की आवाज। फिर सब फ्रीज हो गए। सनहाउ का स्टूल कभी मुझे छुआ ही नहीं। इसके बजाय मेरे पैर ने उसे छाती में जोर से लात मारी। वह खून थूकता हुआ 3 या 4 कदम पीछे उड़ गया। वह जमीन पर गिरा, दर्द से चीख रहा था। मेरे पास के गार्ड्स भी फ्रीज हो गए। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि मैं कैसे मूव किया। सोन हूँ जो कुर्सी से कूद पड़ा, उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। वह विश्वास नहीं
नहीं कर सका जो उसने देखा। एक रात में मैं अलग आदमी बन गया था, कमजोर कायर नहीं। मेरा पतला शरीर भी मजबूत दिख रहा था। इस बच्चे को क्या हो गया? समहाउ जमीन से चीखा, भाई उसे मार दो मार दो। उसकी पसलियां टूट गई थी, उसकी आवाज दर्द से खुरदुरी थी। पहले मैंने उसके साथ बहस की थी, फिर मैंने उसे शर्मिंदा किया था, अब मैंने उसे चोट पहुंचाई थी। वह मुझे मरा हुआ चाहता था। सोनहू जिसका चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, आज मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूंगा, सोनहू चिल्लाया। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। मेरे बारे में चाहे जो भी अजीब हो, मैंने उसके भाई को उसके सामने चोट पहुंचाई थी। वह उसके चेहरे पर तमाचा था। अगर मैं आज चला गया तो वह अपनी पावर कैसे रख पाएगा? वह उठा और मोटी लकड़ी की स्टिक पकड़ ली। वह मेरी तरफ आया। मैंने ठंडी आवाज निकाली। उसकी धमकी का मेरे लिए कुछ मतलब नहीं था। मुझे धमकाना, देखते हैं पहले कौन मरता है। तुम्हारे भाई ने फार्म ऑंक्स मार दिया। डीएन के कानून के हिसाब से वह मौत की सजा वाला अपराध है। तुम गार्ड कैप्टन हो। उसे रोकने के बजाय तुमने उसे और अपने आदमियों को ऑंक्स मारने और मीट खाने दिया। तुम कानून जानते हो और तुमने उसे तोड़ा। इससे अपराध और बदतर हो जाता है। तुम आज मेरी टांगे तोड़ सकते हो, लेकिन कल तुम सब चॉपिंग ब्लॉक पर जाओगे। अन्य गार्ड्स पीले पड़ गए। मेरे शब्द सिर्फ बात नहीं थे। कानून सच में ओक्स मारने को मौत से सजा देता था। हम वॉर टाइम्स में थे। हर जगह अकाल, अनाज सबसे जरूरी चीज थी। फार्म ऑंक्स मारना बहुत वैल्यूएबल था। लेकिन सोनहू जो बेवकूफ नहीं है, भाइयों डरो मत। तो उसने कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो क्या? उसके पास फ्लीस के अलावा कुछ नहीं। वह शिकायत लिखने के लिए रफ पेपर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी जीभ काट दो। जब तक हम उसे नहीं मारते वह किसी को बता नहीं सकता। उसने मेरी प्लान समझ ली थी। मेरे पास कोर्ट के लिए पैसे नहीं थे। मैं शांत खड़ा रहा और शांत रहा। सॉरी, लेकिन आने से पहले मैंने कई विलेजर्स को शो देखने के लिए आने को कहा था। उन्हें जल्दी यहाँ पहुंचना चाहिए। वे देखेंगे कि तुमने कैसे ऑंक्स मारा, मीट खाया और मेरी आंखें निकाली। सब फिर फ्रीज हो गए, यहाँ तक कि सोनहू भी मूव करना बंद कर दिया। उसके आदमी पैनिक हो गए। बिग ब्रदर, क्या अगर उसने सच में विलेजर्स को बुलाया? चलो भागते हैं। अगर हम पकड़े गए तो काउंटी ऑफिसर भी हमें नहीं बचा सकता। सोनहू ने मुझे घूरा। उसके पास कोई अच्छा चॉइस नहीं था। हांग काउंटी के गार्ड कैप्टन के रूप में अगर विलेजर्स ने उन्हें काम करते पकड़ा तो उनमें से कोई नहीं बच सकता था। उसने भागने का फैसला किया। तुम लोग मेरे भाई को उठाओ और जाओ। डैम यू सुनियन, बस इंतजार करो। मैंने उन्हें मेस में भागते देखा। मैंने सिर हिलाया और लगभग हंसा। अगर तुम रुके भी तो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वेट फाइन, कचरे का ढेर। वे मुझसे लड़ना चाहते हैं। मैंने पॉट में पहले से पके हुए ओक्स मीट को देखा। मैं थोड़ा सैड फील किया। मेरा पुअर ओक्स, लेकिन स्मेल इतनी अच्छी है। मैं बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। मीट वंडरफुल था। जबकि मैं खा रहा था, जाओ वेर और गाय जियान जहाँ छिपी हुई थी वहां से बाहर आ गई। उन्होंने अजीब चेहरों के साथ मुझे घूरा। वाइफ्स, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने मीट से भरा मुंह ऊपर उठाकर देखा और दो सुंदर महिलाओं को शौक में मुझे देखते पाया। मेरा दिल वार्म फील हुआ। वे मुझे प्रोटेक्ट करने आई थी। मेरे घर में कुछ नहीं था। दीवारों से हवा गुजर रही थी। हमारे पास मुश्किल से खाना था, लेकिन मेरे पास 3 सुंदर वाइफ्स थी जो मेरी केयर करती थी। हेवन मेरे साथ काइंड था। जाओ। और गाय जियान ने एक दूसरे को लुक शेयर किया। वहां बैठे रहना बंद करो, ये बात करने की जगह नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं। तुमने कहा था विलेजर्स आ रहे हैं। अगर उन्होंने यह देख लिया तो हम खुद को क्लीन नहीं धो पाएंगे। हस्बैंड, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। मैंने मुंह भरा और ओनैली हाथों के साथ हंसा। विलेजर्स? कौन से विलेजर्स? ओह राइट, मैं सोनहू को डरा रहा था। कोई विलेजर्स नहीं आ रहे हैं। सोचो तो, मैं यह भी नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। मैं विलेजर्स को कैसे बता सकता था? और इस वॉर वर्ल्ड में हर जगह बैंडिट्स के साथ रात के समय इस तरह की जगह पर कौन बाहर आएगा? दोनों ने घूरा। उनके मुंह खुले रह गए। वाइफ्स, बस वहां खड़ी मत रहो, बैठो और मीट खाओ। मैंने उन्हें बैठने को कहा। मैंने उन्हें घर पर चू चिंग चिंग के लिए कुछ बचाने को कहा। इन टाइम्स में सिर्फ भूखे न रहना भी एक गिफ्ट था। मीट खाना एक ड्रीम था। मैंने उन्हें बड़े पीस दिए। जल्दी खाओ, मीट ठंडा हो रहा है। उन्होंने उसे सूंघा। वे खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाई। उन्होंने खाया। उस पल उनकी जीभ और पेट को वो जॉय फील हुआ जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। झाओ को याद नहीं था कि उसने आखिरी बार मीट कब खाया था। सेना ने उसे पकड़कर वॉर वाइफ बना दिए जाने के बाद यह पहली बार था जब वह सेफ और फुल फील कर रही थी। और यह सब इस स्ट्रेंज हस्बैंड की वजह से था जिसे वह सिर्फ कुछ दिन से जानती थी। गाय जियान को भी वैसा ही फील हुआ। उसने सोचा था कि किसी मैन द्वारा चुने जाने का मतलब टॉर्चर और शर्म होगा। वह खुद को मारने या फिर भाग जाने के लिए तैयार थी। कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय यह उसने अब नरम आंखों से मुझे देखा। इस मैन में कुछ अजीब था, कुछ जो उसे सेफ फील कराता था। प्लान करने का, ब्रेन फाइट करने का करेज। क्या वह सच में सिर्फ एक विलेज मैन था? हम सब ने अच्छे से खाया। घर जाते रास्ते में जॉनर खुद को रोक नहीं पाई। हे, तुम सच में कौन हो? पूरा वॉक बैक दोनों महिलाओं ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई अजीब क्रिएचर हूँ। हर बार जब मैं उन्हें देखता वे जल्दी से नजरें फेर लेती। सो स्ट्रेंज। मैंने कंधे उचकाए। मैं क्या हो सकता हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ठीक जब मैं सोच रहा था कि वे मुझे घूर क्यों रही हैं, सिस्टम ने मेरे सिर में बोला, डिंग, जाओ फेवर अब 20 से ऊपर है 22। तुम्हें एक नॉर्मल लॉटरी और एक रेयर लॉटरी मिलती है। डिंग, गाय जिन फेवर अब 20 से ऊपर है 24। तुम्हें एक नॉर्मल लॉटरी और एक रेयर लॉटरी मिलती है। मैं जोर से हंसने वाला था। उनकी फेवर इतनी जल्दी कब ऊपर चली गई? थोड़ी देर पहले तो सिर्फ सिंगल नंबर्स थे। व्हाटएवर, लॉटरी चांसेस एक साथ। सो गुड। सिर्फ सोनहू को डरा
कराकर और मीट शेयर कर मैंने इतना पा लिया। कुछ और बार ऐसे हुआ तो मैं 100 तोड़ दूंगा। ये वर्ल्ड भूखे लोगों और वॉर से भरा हो सकता है। तो क्या मेरे सिस्टम के साथ? मैं सोन हूं के रिवेंज से डरता नहीं हूं, मैं उसे कुचल दूंगा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? झाओ ने कंफ्यूज्ड होकर मुझे घूरा। हम लगभग घर पहुंच चुके थे और उसका हस्बैंड खुद से हंस रहा था और वह साउंड ग्रीडी भी लग रहा था। कुछ नहीं, मुझे बस एक ग्रेट प्लान याद आया। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। क्या प्लान? अंदर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। जब हम घर पहुंचे, चूचिंग चोंग दौड़ी और मुझे हक किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा कि क्या मैं हर्ट हुआ हूं। मैंने उसे पूरी स्टोरी बताई। उसने दिल कूदते हुए सुनी। वह मेरे पर प्राउड थी लेकिन डरी भी हुई थी। कॉमन लोग ऑफिशियल्स से नहीं लड़ते, वह पुरानी ट्रूथ थी। ऑफिशियल्स के पास किसी को मारने के 1000 तरीके थे। हमने सुनहु से दुश्मनी बना ली थी। ये बताना मुश्किल था कि अगला ट्रिक क्या आने वाला है। झाओ वनेर और गाय जियन ने आज मेरी करेज देखी थी। वे जानती थी कि मैं जितना कमजोर दिखता हूँ उतना नहीं हूँ। वे कम वरीड थी। गाय जियन ने चूचिंग चिंग का हाथ पकड़ा। वरीड मत हो, उसके पास कई ट्रिक्स हैं। झेर ने पूछा, अब क्या? अगर सोनहू वापस आया तो तुम्हारा प्लान क्या है? मैं मुस्कुराया। वरीड मत हो, मैं हैंडल कर सकता हूँ। कैसे? मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया लेकिन वे ओक्स के बारे में बात नहीं कर सकते। वे यह नहीं कह सकते कि मैंने सोनहाउ को पीटा। वह अपने पैर पर पत्थर उठाकर गिराने जैसा होगा। सोनहू इतना बेवकूफ नहीं है। वे कुछ दिनों तक आसपास नहीं आएंगे। वे हमसे ज्यादा डरे हुए हैं। अगर उन्हें ट्रबल चाहिए तो वे ग्रेन कलेक्शन डे का इंतजार करेंगे। ग्रेन डे। चू चिंग चुंग रूम में चहलकदमी करने लगी। हस्बैंड, तुम्हारे पास हम 3 हैं। 1 महीने में 150 पाउंड अनाज। हम क्या करें? वरीड मत हो, 150 पाउंड कुछ नहीं है। मैं उन्हें 6 महीने का एक साथ दे दूंगा और मैं वादा करता हूँ कि अब से हमारा परिवार हर मील में मीट खाएगा। क्या 6 महीने एक साथ, हर मील में मीट? तीनों ने मुझे घूरा। वे सोच रही थी कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, मैंने मैजिक नूडल्स बनाए थे। हाँ, हमारे पास कुछ अनाज स्टोर थे लेकिन 20 से ज्यादा दिन बाकी थे। हर कौर बचाकर भी हमारे पास 50 पाउंड नहीं होंगे। हमारे पास कोई काम नहीं, कोई जमीन नहीं। क्या हम भीख मांगने वाले थे? अकाल के साल में भिखारियों को कुछ नहीं मिलता। 6 महीने एक साथ का मतलब 900 कहां से? झेर ने अपना नोबल टोन रखा लेकिन अब उसकी आवाज सॉफ्टर थी। चीजें छिपाना बंद करो, हमें बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। मैंने उंगली होंठों पर रखी। शू, समझदार आदमी के अपने तरीके होते हैं। मत पूछो। सोने का टाइम पहले जैसा। मैं फ्लोर पर लेटता हूँ, तुम बेड पर। गुड नाइट वाइफ्स। मैं फ्लोर पर लेट गया। तीनों एक दूसरे को घूर रही थी, कंफ्यूज्ड। उस रात तीनों महिलाएं बेड पर लेटी थी लेकिन सो नहीं पा रही थी। हर एक के अपने विचार थे लेकिन वे सब एक बात पर सहमत थी। फ्लोर पर मरा सुअर जैसी खर्राटे लेता वह आदमी नॉर्मल विलेज मैन नहीं था। वह कुछ और था, कुछ छिपा हुआ। देर रात मुझे सिस्टम के फिर बोलने से जाग गया। डिंग। चूचिंग चिंग फेवर अब 30 से ऊपर है। अब 31। तुम्हें एक एपिक लॉटरी मिलती है। डिंग। टोटल फेवर अब 70 से ऊपर। रिवॉर्ड है 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक मिडिल लेवल गिफ्ट बॉक्स। मैंने आंखें खोली। मैं सिस्टम को कोसने वाला था कि उसने मुझे जगाया लेकिन चूचिंग चान मेरे पास घुटनों पर बैठी मेरी कंबल को जेंटली ऊपर खींच रही थी। उसकी आंखें सॉफ्ट। मेरा दिल पिघल गया। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे कमर से पास खींच लिया। उसने छोटी सरप्राइज साउंड की। उसका शरीर आगे गिरा। उसका चेस्ट मेरे मुंह को ब्रश कर गया। एक सॉफ्ट स्मेल, सॉफ्ट स्किन मेरी बांह के नीचे। मेरा सिर वार्म फील हुआ। मैंने खुद से कहा टाइम अभी सही नहीं है। मैंने खुद को रोका लेकिन सच में मेरी 3 वाइफ्स सुंदर थीं, पतली लेकिन हर एक वैसी महिला थी जिसे मेरे पुराने वर्ल्ड के मैन गॉडेस कहते। चांदनी में मैं देख सकता था कि उसके गाल पिंक थे। हस्बैंड, तुम जाग गए। मैंने सिर हिलाया और उसके गालों को सॉफ्टली किस किया। सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाहर सोचने जाना चाहता हूँ। रात में हवा चल रही है। ये कंबल ले लो ताकि तुम्हें सर्दी न लगे। हर बार जब हम क्लोज होते उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती और वह मुझे ज्यादा देर तक नहीं देख पाती। हाँ, अब सो जाओ। मैंने कंबल अपने चारों ओर लपेटा और टूटे हुए यार्ड में खड़ा हो गया। मैंने आसमान से बड़बड़ाया, सिस्टम लॉर्ड, क्या तुम रात में बंद हो सकते हो? मैं अच्छा ड्रीम देख रहा था और तुमने उसे खराब कर दिया। सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझे मैसेज फिर दिखाया, 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, मिडिल लेवल गिफ्ट बॉक्स। मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि चू चिंग चिंग का फेवर रात में 10 पॉइंट्स ऊपर चला गया। तीनों में से वह सबसे क्लोज थी मुझसे, प्लस मेरा चार्म काफी अच्छा था। कुछ महिलाओं को जीतना आसान होना चाहिए लेकिन 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स बहुत बड़ा था। सिस्टम बोला, तुमने मिडिल लेवल सिस्टम अनलॉक कर लिया है। 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स, उन्हें अब यूज करो, उन्हें यूज करो सब स्ट्रेंथ में। बाकी इंतजार कर सकते हैं। वॉर वर्ल्ड में सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने की पावर चाहिए। एक सॉफ्ट लाइट फ्लैश हुई। मेरी स्ट्रेंथ 58 से 68 हो गई, नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट के लगभग पास। मैंने अपना नया पैनल चेक किया। स्ट्रेंथ 68, स्पीड 50, ब्रेन 80, चार्म 60 स्किल्स, टोंगबे बॉक्सिंग और रीडिंग द क्लासिक्स आइटम्स। मिडिल लेवल गिफ्ट बॉक्स लॉटरी 2 नॉर्मल, 2 रेयर, 1 एपिक। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। पावर ने मेरे शरीर को भर दिया। गिफ्ट बॉक्स खोलो। एक गोल्डन बॉक्स मेरे सामने दिखा। लाइट फ्लैश हुई। 5 चीजें दिखी। लगभग खुशी से मुझे अंधा कर दिया। तुम्हें स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स 20 मिले, न्यू एनर्जी फिशिंग रोड्स 10, इंफ्रारेड सेमी ऑटोमेटिक कंपाउंड बोस 500 तीरों के साथ, स्ट्रॉन्ग एड्रेनालिन शॉट्स 10, सुपर पोटैटोज 100। मैं लगभग गिरने वाला था। ये मिडिल गिफ्ट पागलपन भरा था। इसने मेरी लगभग हर समस्या सॉल्व कर दी थी। ये दवा जाने बचा सकती थी। न्यू एनर्जी फिशिंग रॉड पानी में मछलियों को शॉक देकर मार सकता था। नेट्स या हुक की जरूरत नहीं, बस अंदर घुसो और पूरी स्कूल को स्टन कर दो। कंपाउंड बो में 100 कदम दूर से इंफ्रारेड एम था। कोई जानवर भाग नहीं सकता था। लेकिन सबसे बेस्ट चीज थी सुपर पोटैटो। सिस्टम ने कहा था कि यह बड़ी होती है, फूड वैल्यू से भरपूर है, ठंड या सूखे मौसम की परवाह नहीं करती, सीजन की जरूरत नहीं, बहुत तेज बढ़ती है
और 30 दिनों में तैयार हो जाती है। मैं खुशी से लगभग चिल्ला पड़ा। सिस्टम रियल था, सिस्टम अच्छा था। एक रात में इतने सारे सरप्राइज। मैंने लॉटरीज को बाद के लिए सेव करने का फैसला किया। अगली सुबह मैं उठा तो मेरी तीनों वाइफ्स नूडल्स कितने पकाने हैं इस पर बहस कर रही थी। चू चिंग चोंग ने पैक को कसकर पकड़ रखा था। नहीं, अगर हस्बैंड और अनाज नहीं ला सके तो यही हमारे पास सब कुछ है। हमें इसे टैक्स के लिए बचाकर रखना चाहिए। हम थोड़ा सा खाकर भूख न महसूस करें। जोआना ने हाथ हिलाया। वह अनाज लाएगा, ज्यादा खाओ, कोई बात नहीं, मुझे उस पर भरोसा है। कल वह हर दाना बचाती रही होगी। कल रात के बाद वह व्रीड नहीं थी। गाय जियन उनके बीच खड़ी थी, नहीं जानती थी किसकी साइड ले। इतने लंबे समय से भूखे रहने के बाद कौन अपना पेट भरकर खाना नहीं चाहता। लेकिन चू चिंग चिंग भी सही थी। अगर मैं अनाज नहीं ला सका तो हर बचाया हुआ कोर महत्वपूर्ण था। सुबह सुबह तुम लोग क्यों लड़ रही हो? मैं थके चेहरे के साथ उनके पास चला गया। मैंने चू चिंग चुंग से पैक लिया और गाय जियान को दे दिया। आज से दिन में 3 मील, हर मील में 2 पैक। जाकर पकाओ, सीजनिंग मत भूलना। हस्बैंड चू चिंग चोंग उदास दिख रही थी। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। मुझ पर भरोसा करो, हमारे दिन बेहतर और बेहतर होते जाएंगे। वह बेहतर फील करके सिर हिलाने लगी। उसे शक था लेकिन उसने कहा नहीं। सारा खाना आखिरकार मेरे पास से ही आता था। बाकी दोनों ने मुझे सॉफ्ट आंखों और वार्म स्माइल के साथ देखा। अब वे खाना बनाने चली गईं। खाने के बाद मैंने उन्हें अपना प्लान बताया। हंटिंग एंड फिशिंग, हंटिंग, फिशिंग। तीनों कंफ्यूज्ड हो गईं। इन सालों में बिना खेती वाली जमीन वाले विलेजर्स इसी तरह खाना जुटाते थे, लेकिन हांग काउंटी में हर कोई हंट और फिश करता था। पहाड़ियों में कोई जानवर नहीं बचा था। नदियों में बहुत कम मछलियां थीं। हंटर सुबह निकलते और खाली हाथ लौटते। और मैं एक स्कॉलर था। घर में न वो था, न फिशिंग रॉड, न ही कोई अच्छा मेटल का टुकड़ा। मैं किस चीज से हंट करूंगा? मेरी दादी का शू पैड। मुझे पता था कि वे इसी तरह रिएक्ट करेंगी। इस पुराने वर्ल्ड में लोग लंबे बो और खुरदुरे नेट्स यूज करते थे। जाहिर है उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था। रुको, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूँ। मैं बाहर गया और तहखाने में जाने का नाटक किया। मैंने अपना सिस्टम बैग खोला और एक कंपाउंड बो, एक न्यू एनर्जी फिशिंग रॉड और एक रबर सूट निकाल लिया। जब तीनों ने ये चीजें देखी तो वे स्टन हो गईं। हस्बैंड, ये क्या चीजें हैं? क्या यह बो है? गाय जिन जनरल की बेटी थी, वह जानती थी कि यह किसी तरह का बो है, लेकिन इस तरह का उसने कभी नहीं देखा था। बाकी दोनों की भी आंखें चौड़ी और चमकदार हो गईं। उसने कंपाउंड बो उठा लिया। कितना फाइन आयरन! इस दुनिया में ऐसा प्योर मेटल कैसे हो सकता है? हस्बैंड, इसे बनाने में कितना काम लगेगा? तुमने मुझे क्या कहा? मैंने आधे स्माइल के साथ उसे देखा। वह अचानक समझ गई कि उसने क्या कहा। उसने बो को तेजी से नीचे रख दिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वह फ्लोर को देखने लगी। उसके छोटे हाथों को पता नहीं था कहां जाएं। कमरे में हवा वार्म हो गई। तुम लगभग हमारे बीच का फीलिंग चख सकते थे। कमरा वार्म और थोड़ा अजीब फील कर रहा था। जाओ ने होंठ फुलाए और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। छू चिंग चिंग के गाल पिंक थे। मैंने गाय जिन के क्यूट चेहरे को देखा और मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। ये पहली बार था जब तुमने मुझे हस्बैंड कहा। वह बोलने लगी लेकिन रुक गई। उसका चेहरा इतना लाल था कि वह गड्ढा खोदकर छिप जाना चाहती थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मुझे उसे चिढ़ाने का अफसोस हुआ, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। तुम सही थी। यह मेटल बनाने में कई जिंदगियां लग जाएंगी। मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि यह दुनिया में सिर्फ एक है। इसे ट्राई करो। मैंने उसे बो थमा दिया और यार्ड में वोंग ट्री की तरफ इशारा किया। क्या मैं सच में कर सकती हूँ? उसने शर्मीली एक्साइटमेंट के साथ उसे लिया। जाहिर है, यहाँ साइट करो, वहाँ एम करो, 3 पॉइंट्स को लाइन में करो। उसे सिखाते हुए मैं पास खड़ा हो गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसका बॉडी शानदार था। बड़ा चेस्ट, अच्छे हिप्स। वह और ज्यादा ब्लश हो गई। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन फिर भी वह फोकस्ड रही। इस बो को स्ट्रिंग खींचने की जरूरत नहीं है, बस एरो को लॉक करो और ट्रिगर दबाओ। उसने सांस अंदर ली, एम किया और दबाया। वूश! एरो बिजली की तरह उड़ा। वह सीधा वोंग ट्री को पार करते हुए उसके पीछे की मिट्टी की दीवार में गहरा घुस गया। एरो का सिर इतना जोर से लगा कि तीनों स्टन हो गईं। वे सोच रही थीं कि यह बस थोड़ा स्ट्रॉन्गर बो है, लेकिन यह मोटी लकड़ी को पार करके दीवार में घुस गया। यह लेजेंड की हथियार था। क्या तुमने यह बनाया है? वेयर की आंखें तेज थीं। उसे कुछ सूंघ आई थी। और कौन? मैं गर्व से दिखा। तुम सच में कौन हो? तुम्हारे पास ये सारी अजीब चीजें क्यों हैं? मैजिक फूड्स, लेजेंडरी वेपन्स। पहले उसके मन में सिर्फ शक था, अब वह पक्की हो गई थी। मैं साधारण विलेज मैन नहीं था, शायद कोई छिपा हुआ क्राफ्ट्समैन फैमिली, शायद किसी दूसरे देश का अमीर बेटा जो उसकी तरह यहाँ गिर पड़ा हो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। हंटिंग मुख्य लक्ष्य नहीं है, ये है। मैंने न्यू एनर्जी फिशिंग रॉड की तरफ इशारा किया। चू चिंग चिंग ने उसे उठा लिया। हस्बैंड, ये मेटल कैप वाला स्टिक, ये क्या करती है? वह लगभग पावर बटन दबा ही रही थी। बुरा यह है कि रॉड के दोनों सिरे मेरे प्राइवेट पार्ट्स की तरफ इशारा कर रहे थे। अगर उसने दबा दिया होता तो मेरी तीनों वाइफ्स कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाती। रुको, मैंने तेजी से उसे वापस छीन लिया और सुरक्षित जगह पर रख दिया। तीनों कंफ्यूज्ड दिख रही थी। मैंने उन्हें बताया कि यह बो से भी ज्यादा खतरनाक है। गलत दबाया तो किसी को मार सकता है। यह सुनकर कि यह बो से भी स्ट्रॉन्गर है, वे इसे काम करते देखना चाहती थी। मैं मान गया और कहा कि मैं उन्हें दिखाऊंगा। डीएन में महिलाओं को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये वॉर टाइम्स थे। हर कोई भूखा था। पुराने नियम भूल गए थे। मर्द खेतों में काम करते या हंट करते, महिलाएं जंगली पौधे खोदती। हम सब साथ घर से निकले और पहाड़ियों की तरफ जा रही अन्य विलेज महिलाओं
से मिल गए। देखो गांव के पूर्वी हिस्से का स्कॉलर, कहाँ जा रहे हो? बोलने वाली माजिन शिर थी, मदान नाम के आदमी की बीवी। वह इन विलेज महिलाओं की लीडर थी। उसके पति के पास कुछ छोटी खेतें थीं और वह सबको नीचा दिखाता था। वह फाउल माउथ महिला के रूप में फेमस थी। कम ही लोग उसे लड़ने की हिम्मत करते थे। फिशिंग। मैं आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन वह मुझे जाने नहीं दे रही थी। क्या तुम फिशिंग करोगे? हाँ। उसने अपनी जांघ पर थपकी देते हुए हंसा। बाकी महिलाएं भी शामिल हो गईं। तुम मछली देखने से पहले नदी में गिर जाओगे। सिस्टर जीन देखो कितना गरीब है वह। अगर वह फिश नहीं करेगा तो घर जाकर मिट्टी खाएगा। 3 वाइफ्स और उन्हें भी साथ ले आया। क्या वे तुम्हारी लाश निकालने आई हैं? रुको सिस्टर जीन, ये लड़का अब बड़ा दिख रहा है। पिछली बार तो पतला लाठी जैसा था। मुझे महसूस हुआ कि गाय जियान उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है। नरम चूचिन चंक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शब्द सच में बहुत बुरे थे। माजिन शेर अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 वाइफ्स अपनी जान देकर खरीदी। वह अनाज नहीं दे पाएगा तो मर जाएगा। वह घर पर बच्चे क्यों नहीं बना रहा? यहाँ बाहर क्यों घूम रहा है? तुम्हारा डैम बिजनेस नहीं है। मैं सोन हूँ के सामने खड़ा हो चुका था। एक फाउल माउथ महिला के सामने क्यों झुकूंगा? तुम गरीब स्कॉलर 3 वाइफ्स वाला। 20 दिनों में जब अनाज नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारा सिर कटते देखेंगे। उसने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा। मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं अपनी वाइफ्स के साथ तेजी से आगे बढ़ गया। सिस्टर जीन, उसके हाथ में वह चीज क्या है? किसे परवाह है? वह बस मरने इंतजार कर रहा भिखारी है। हस्बैंड, हम सच में इस चीज से फिशिंग करने जा रहे हैं। तुम पक्के हो? चू चिंग चिंग कंफ्यूज्ड थी। झाओ वानर और गुई जिनू, वे गांव की महिलाओं के मॉकिंग को इग्नोर कर रही थी लेकिन वे मेरे प्लान को समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इस छोटे जंगल से गुजरकर फिर 2 मील पूर्व में एक बड़ी नदी है। नदी गहरी नहीं है, फिशिंग के लिए अच्छी है लेकिन गांव के इतना करीब है। अगर वहां मछलियां होती तो दूसरे लोग उन्हें पहले ही पकड़ चुके होते। और इस अजीब लंबी स्टिक के साथ पूछना बंद करो, तुम देख लोगी। ये शरद ऋतु का समय था। जानवर अभी भी सक्रिय थे। सर्दी में ये बहुत मुश्किल हो जाता। मैं अपनी नई यादों से जानता था कि मछुआरे इस नदी से बचते थे। यहाँ बहुत सारे पत्थर थे। पानी तेज बहता था। हुक पत्थरों के बीच फंस जाते थे। नेट्स फैल नहीं पाते थे इसलिए कोई यहाँ नहीं आता था। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने हर वाइफ को एक स्टिक दी। मैंने उन्हें बताया कि जब मछलियां ऊपर तैर कर आएंगी तो वे किनारे केचियाजाई हिस्से से उन्हें उठा लें। वे अभी भी कंफ्यूज्ड थीं लेकिन मान गई। मैंने अपना रबर सूट पहना और पानी में कदम रखा। मैंने 2 न्यू एनर्जी फिशिंग रोड्स पकड़ रखी थी। सूट की वजह से पानी ठंडा नहीं लगा। पानी मेरी घुटनों तक था। बहुत सारे पत्थर थे लेकिन मैं अच्छे से देख सकता था। क्या हम उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? क्या वह चीज सच में मछली पकड़ सकती है? जोआना अभी भी शक कर रही थी। फिर वे लगभग सोचने लगी कि मैं कोई जादूगर हूँ। मैंने दोनों रोड्स पानी में डाली और उन्हें जेंटली हिलाया। तुरंत 2 मछलियां पेट के बल तैरकर ऊपर आ गईं। वे धारा के साथ बहने लगी। घूरना बंद करो, मछलियां उठाओ। तीनों वापस जिंदा हो गईं और अपनी लकड़ी की कांटों के साथ दौड़ पड़ी। सिस्टम बोला, झाओ वोनर का फेवर +3, गाय जिन का फेवर +3, चू चिंग चिंग का फेवर +3। साथ काम करते हुए हमने मछलियां बहुत तेजी से पकड़ी। जल्दी ही वे उन्हें सब उठाने में मुश्किल महसूस करने लगी। मैं थोड़े समय के लिए वापस आया। हमने छोटी मछलियों को छोड़ दिया। 50 से ज्यादा मोटी मछलियां बची। तीनों इतनी खुश थीं कि वे मुझे लगभग भगवान कहने लगी। हस्बैंड, क्या यह मैजिक है? न हुक, न कांटा, न नेट। मछलियां बस सो जाती हैं और हमारे पास आ जाती हैं। झाओ वाना की आंखें चमक रही थी। हे, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने रॉड को रख दिया। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक गलती और मछली से पहले तुम खुद को हर्ट कर लोगी। किसी और दिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कंजूस। ठीक है। उसने क्यूट होंठ फुलाते हुए चेहरा बनाया। तीनों अब नई आंखों से मुझे देख रही थी, सॉफ्ट लेकिन आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी हुई। अब चलो घर चलते हैं। हम दोपहर के आसपास गांव लौट आए। हमारी भारी मोटी मछलियों की स्ट्रिंग्स ने सबका ध्यान खींच लिया। चलते हुए स्ट्रिंग्स से खून टपक रहा था। लोग हमारे चारों ओर भीड़ लगाने लगे। सोनकिट, तुमने ये सारी मछलियां कहां से पकड़ी? देखो कितनी मोटी है। मैं खाने के लिए कितना तरस गया हूँ। मुझे कभी पता नहीं था कि हमारे स्कॉलर में यह स्किल है। शायद नदी मछलियों से भरी है। चलो जाकर चेक करते हैं। 51 मछलियां, हर एक 3 या 4 पाउंड की। शहर में यह 50 या 60 पाउंड अनाज खरीद सकती है। बड़ी फसल। मुझे 1 साल से ज्यादा समय से मीट नहीं मिला। कुछ मर्द कच्ची मछली देखकर लगभग लार टपका रहे थे। जो विलेज महिलाएं मुझ पर हंसी थी, वे अब लाल और गुस्से में थी। वे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरी एक ट्रिप में इतना हो गया। आज मैंने गांव में एक फेस बना लिया था। भले ही नदी में मछलियां हों, इतनी सारी पकड़ना मुश्किल था। महीने में कुछ बार ऐसा करने से अनाज टैक्स की कोई समस्या नहीं रहेगी। प्लस हर दिन पूरा खाना। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी 3 वाइफ्स हैं। वे सोच रही थीं कि मेरे पास कोई सीक्रेट तरीके हैं। जब हम घर पहुंचे तो तीनों कुछ मछली स्टीम करना चाहती थीं। मैंने उन्हें रोका। क्यों हस्बैंड, हम आज मछली नहीं खा सकते। छू चिंग चुंग बड़ी आंखों से मुझे देख रही थी। बाकी दोनों भूख से मर रही थी। वे कल से कुछ नहीं खाई थी लेकिन अब हम ज्यादा थे। वे ज्यादा खाने में शर्म महसूस कर रही थी। नहीं, आज की सारी मछलियां टाउन में जाएंगी। हम उन्हें अनाज से ट्रेड करेंगे, सिर्फ रफ अनाज। झाओ ने अपनी भौं ऊपर उठाई। वह खुश भी थी और कॉम्प्लिकेटेड भी फील कर रही थी। खुश इसीलिए कि मैं आगे सोच रहा था, अनाज टैक्स के लिए सेव कर रहा था। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए कि जीवन अभी भी मुश्किल रहेगा। सर्दी आ रही थी। नदी में कम मछलियां होंगी। हम यह रोज नहीं कर सकते, लेकिन वह यह भी जानती थी कि दुश्मन की जमीन में गिरा प्रिंसेस होने के नाते मुझसे मिलना शब्दों से परे लकी था।
ब्रोथल गर्ल बनने या खाने की तरह ट्रेड की गई पीटी हुई बीवी बनने की तुलना में यह जीवन स्वर्ग था। गायन ने सॉफ्टली मुस्कुराया। वरीड मत हो, हमारे हस्बैंड के पास जरूर कोई वजह होगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी नाक पर टैप किया। तुम सबसे स्मार्ट हो मम। ओल्ड वर्ल्ड महिलाएं इस तरह चिढ़ाए जाने की आदी नहीं थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके गाल लाल हो गए। उसे अंदर 100 हिरण दौड़ते महसूस हुए। वह तेजी से मुंह फेर गई और मेरी आंखों से नजर नहीं मिला पाई। मैं गरीब लड़की को और चिढ़ाना नहीं चाहता था। मैंने अपना प्लान समझाया। चोर चोरी करना नहीं डराता, चोर देखना डराता है। दुनिया अभी सुरक्षित नहीं है। घर में इतनी मछलियां रखकर हम सबको बता रहे हैं कि हमारे पास खाना है। भूखे लोग बुरा सोचेंगे तो हमें ये सारी मछलियां तेजी से बाहर निकालनी होंगी, लेकिन उन्हें अनाज से ट्रेड करना फिर भी लोगों को बताता है कि हमारे पास खाना है। चू चिंग ने कहा। मैं मुस्कुराया। आज मैं वह अनाज बिना जमीन वाले विलेजर्स को दे दूंगा, सब कुछ, जब तक वह खत्म न हो जाए। झाओवेर की आंखें चमक उठी। ओह, मुझे समझ आ गया। तुम फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो, फाइटर्स बनाना चाहते हो, ताकि जब सोन हू आए तो हमारे लिए लड़ने वाले मर्द हों। सही ना? गलत। मैंने उसे फ्लैट लुक दिया। प्रिंसेस से यही उम्मीद थी। पहली चीज जो उसके दिमाग में आई वह खाने से लॉयल्टी खरीदना थी। लेकिन भूखे लोग अलग होते हैं। एक मील के बाद भी जब खतरा आएगा तो वे गार्ड से तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे। लोग हर युग में स्वार्थी होते हैं, और भले ही तुम फॉलोअर्स बना लो, यह तरीका सही नहीं है। मेरा प्लान है कि उन्हें हमारी जमीन पर काम करवाना, हमारे लिए जंगली जमीन खोलना, फिर हम अनाज बो सकते हैं। हम उन्हें खाना खिलाएंगे, वे काम करेंगे। मेरे पास पहले से सीड्स हैं, मुझे सिर्फ जमीन चाहिए। ऐसे टाइम्स में एक आदमी को 1 मील दो तो वह मेहनत से काम करेगा। दिन में 3 मील रफ अनाज और मीट के साथ तो लोग आते रहेंगे। जंगली जमीन खोलो, जंगली मीट खाओ। तीनों कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन यह लैंडलॉर्ड्स और किसानों के बीच का डील जैसा लग रहा था। लेकिन गांवों के पास की सारी अच्छी जमीन किसी की थी। सिर्फ खड़ी पहाड़ियां और सूखी जमीन बची थी। पानी से दूर घास भी मुश्किल से उगती थी। सीड्स फसल में नहीं बदलेंगी। मैंने फिर रहस्यमयी स्माइल दी। मुझ पर भरोसा करो। समझदार आदमी के अपने तरीके होते हैं, बस जो मैं कहूं वही करो। मेरे पास सुपर पोटैटोज थे। वे किसी भी जमीन पर उग सकते थे। मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मेरी सिर्फ एक समस्या थी, हाथों की। और भूखे वर्कर्स ढूंढना सबसे आसान चीज थी। उन्हें खाना खिलाओ और वे खुद को काम करते करते मार डालेंगे। जियान, तुम्हारे पास स्किल है और तुम अच्छे से शूट कर सकती हो। बो लेकर पहाड़ियों में हंट करो। जब वापस आओ तो गांव से गुजर कर आना। जिस किसी के पास जमीन नहीं हो उसे बताना कि हमारे घर खाने के लिए आए। फ्री मील्स। हाँ, हस्बैंड। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गर्व भरा था। सिंगिंग चोंग लाओ, जांग को ढूंढो। उससे कहो कि 2 ट्रस्टेड दोस्त ढूंढे। सारी मछलियां टाउन ले जाओ। उन्हें रफ अनाज से ट्रेड करो। उसकी मदद के लिए उसे 10 का वादा करो। मेन रोड से जाना। सबको दिखाओ कि हम मछलियों के साथ टाउन जा रहे हैं। क्यों जांग? क्यों नहीं मैं और वह? झा ने पूछा। लाओ जांग गरीब है, लेकिन उसके अंकल ऑफिस में काम करते हैं। भले ही भूखे लोग उन्हें देख लें, कोई उन्हें लूट नहीं सकेगा। मेन रोड ज्यादा सेफ है और हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि हम मछलियों को अनाज से ट्रेड कर रहे हैं। फिर कोई नहीं सोचेगा कि हमारे घर में खाना है। ओह, उसने क्यूट साउंड किया। उसकी आंखें फिर चमक उठी। तो मुझे क्या करना है? मैंने उसके सिर पर थपकी दी। वह जेंटली पीछे हट गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह प्रिंसेस थी। मुझे पास आने देने में समय लगेगा। मेरे मन में विचार आया, तुम मुसीबत न खड़ी करना ही काफी है। कौन प्रिंसेस को काम देने की हिम्मत करेगा? तुम घर पर मेरे साथ रहो, हम प्लांट सीड्स उगाएंगे। ठीक है हस्बैंड। जब सबको अपना काम मिल गया तो गाय जिन और चूचिन चोंग काम पर चली गई। मैं झाओवेर को सेलर के पास ले गया। मैंने वहां अपने सुपर पोटैटोज छिपा रखे थे। जब उसने मिट्टी से ढकी गांठों की कतारें देखी तो उसने कंफ्यूज चेहरा बनाया। ये मिट्टी की गेंदें क्या हैं? पोटैटोज। तुम इन्हें नहीं जानती। मैं शॉक हो गया। सुपर पोटैटोज नॉर्मल से बड़े और अलग कलर के थे, लेकिन फिर भी साफ पोटैटोज थे। डेजोन की प्रिंसेस को पोटैटो क्या होता है पता नहीं कैसे। क्या रॉयल लोग कभी खेतों को देखते भी नहीं थे? पू पोटैटो क्या है? वह सच में नहीं जानती थी। मैंने धीरे धीरे समझाया। पोटैटोज को अर्थ एग्स भी कहते हैं, गेहूं या चावल की तरह। वे न्यूट्रिशन से भरपूर फूड है। तुम उस शब्द को नहीं समझोगी। बस इतना जानो कि वे पेट भर देते हैं और हर पौधे पर बहुत सारे उगते हैं। वे तेज भी उगते हैं। क्या? वो फिर शॉक हो गई। उसने अपनी छोटी हाथ में एक बड़ा पोटैटो उठाया। लेकिन यह तो पूरी मिट्टी है। इसे कैसे खाते हैं? कई तरीकों से। स्टीम करो, रोस्ट करो, फ्राई करो, यहाँ तक कि ठंडा सॉस के साथ, और स्वाद वंडरफुल अमेजिंग होता है। इन कुछ दिनों के बाद वह मुझ पर शक नहीं करती थी। मैं उसके लिए मिस्ट्री और चमत्कारों से भरा था। जो मैं नहीं जानता था वह यह कि यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि झाओवेर एक स्टक अप प्रिंसेस थी। इस युग में पोटैटोज अब भी इस हिस्से की दुनिया में नहीं आए थे। यहाँ तक कि पुराने किसान भी उन्हें नहीं जानते थे। मेरी अपनी दुनिया के इतिहास में पोटैटोज पुराने चीन में 16वीं शताब्दी में आए थे। अब हम जो करते हैं वह इन्हें गीली मिट्टी में लपेटना और अंकुर निकलने का इंतजार करना है। जब वे अंकुरित हो जाएं तो हम हर एक को 4 या 5 टुकड़ों में काटते हैं। फिर हम उन्हें बोते हैं। मेरे प्लान के अनुसार हम दोनों ने 91 पोटैटोज को मिट्टी में लपेटा। मैंने 9 अलग रख दिए। वानर उन्हें स्टीम करेगी ताकि बाकी जब वापस आए तो एक ट्राई कर सकें। जब आसमान अंधेरा हो गया तो गाय जिन पूरा लोड गेम लेकर वापस आई। 3 खरगोश, 2 पहाड़ी मुर्गियां और 1 ग्रे लिंक्स। ज्यादातर हंटर पूरे हफ्ते में इतना नहीं पाते। पहले की तरह गांव वालों की भीड़ उसके पीछे घर तक आई। ज्यादातर भिखारी और बेघर लोग थे। उनके कपड़े चिथड़ों भरे गंदे और पैच वाले थे। वे भूखी आंखों से घूर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि मुझसे खाना मिल जाएगा। गाय जियान ने स्टीम की पोटैटोज की स्मेल सूंघी और सीधे किचन की तरफ दौड़ी। जियान, एक खा लो, वे बस गर्म है, सावधानी से। मैं उसे हक करना चाहता था लेकिन वह अभी भी बहुत शर्मीली लग रही थी। मैंने बस उसे एक स्टीम किया पोटैटो थमा दिया। यह है, ये फूड पोटैटो कहलाता है। बहुत स्वादिष्ट। झेर पहले से ही एक खा रही थी, आज जो सीखा उसे शेयर कर रही थी। गाय जिन ने एक बाइट ली।
स्टार्च की स्मेल उसके मुंह में भर गई। वह खुशी से लगभग रो पड़ी। धीरे खाओ, हर एक को 3, बहुत सारे और हैं। मैंने सॉफ्ट आंखों से उन्हें खाते देखा और पानी दिया। बाहर भिखारी और बिना जमीन वाले गांव वाले हमारे दीवार के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। गाय जिन ने अपना काम कर दिया था। अब मुझे सिर्फ चू चिंग चिंग के घर आने का इंतजार था। ट्रबल, बड़ी ट्रबल, रास्ता छोड़ो। एक जोरदार आवाज ने शांति तोड़ दी। लाओ जांग भीड़ में से लंगड़ाते हुए भागता हुआ आया, धूल से भरा। उसका चेहरा डर से भरा था। सांजियान सुनियन कहाँ है? क्या हुआ? मुझे शरीर में शौक लगा। मैं बाहर भागा और लाओ जांग को चोटों से भरा देखा। एक बुरी फीलिंग आई। ट्रबल। वह यहाँ भागते हुए कई बार गिरा था। उसका चेहरा खरोंचों और चोटों से भरा था। क्या हुआ? चू बहन कहाँ है? झाओवेर और गायजियान भी बाहर आई, चारों तरफ देख रही थी। चू चिंग चिंग का कोई निशान नहीं। हमने टाउन में अनाज ले लिया था। हम गद्दे की गाड़ी उधार लेकर वापस आने वाले थे। रास्ते में हमें सोनहू और उसके गार्ड्स पेट्रोल पर मिल गए। उन्होंने कहा हमारी मछलियां चोरी की हुई हैं। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उन्होंने तुम्हें मछली चोरी करते देखा। वे उसे पूछताछ के लिए ऑफिस ले गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। वह लाचार होकर पैर पटकने लगा। मैं गुस्से में लगभग उसे थप्पड़ मारने वाला था। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह रहा था लेकिन चू चिन चुन मेरे लिए खास हो चुकी थी, नरम और दयालु। मेरी लीगल वाइफ अब जेल में। चोरी की मछलियां हमने खुद पकड़ी थी। तुम्हारा अंकल ऑफिस में नहीं है। उसने सोनहू को उसे ले जाने क्यों दिया? मेरा अंकल वहां काम करता है लेकिन उसकी कोई रियल पावर नहीं। कम से कम सोनहू ने उसे इतना सम्मान दिया कि मुझे यहाँ भागकर तुम्हें बताने दिया। लाओ जांग लगभग रो पड़ा। उसने मेरा काम लिया था और फेल हो गया। मैं समझता हूँ ये सोनहू का रिवेंज है। मैंने मुट्ठियां कस ली। मैंने सोचा था कि सोनहू भी अनाज डे का इंतजार करेगा लेकिन उसने सिर्फ कुछ दिनों में इतनी तेजी से हमला कर दिया। फैमिली हमेशा इस जिंदगी और पिछली में मेरी कमजोरी रही थी। सोनहू ने मेरी लाइन को छुआ था। वह 100 गुना चुकाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। मैं जाने लगा। जुवनेर ने मेरा रास्ता रोका। तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं? तुम हस्बैंड के लिए डरी हुई हो। ठीक है, मैं उसके साथ जाऊंगी। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। गायन आगे बढ़ी। हस्बैंड या फेक क्राइम वाला ट्रैप है। उस कुत्ते ऑफिशियल ने दिन के उजाले में हमारी वाइफ को उठा लिया। उसने हमारे खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया है। हम ऑफिस जाएंगे और उसे वापस मांगेंगे। काउंटी लॉर्ड हमें जस्टिस देगा। गाय जिन के दिल में हीरो वाली भावना थी और चू चिंग चान अब उसकी बहन थी। पहले शांत हो जाओ, गुस्सा चीजों को और बुरा बना देगा। वानर ने कहा सोचो अगर सोनहू उसे इतना खुलकर ले जाने की हिम्मत कर रहा है तो उसने ट्रैप सेट किया है। वह हस्बैंड को अंदर घुसते देखने का इंतजार कर रहा है। अगर हम अंधे होकर चार्ज करेंगे तो ट्रैप में घुस जाएंगे। मैं धीरे धीरे शांत हो गया। मैंने जुवनेर को फिर देखा। साधारण कपड़े लेकिन उसका बॉडी और ब्यूटी छिप नहीं सकती थी। वह आलसी थी और अच्छा खाना पसंद करती थी लेकिन बड़े मोमेंट्स में वह शांत वाली थी। उसके बिना मैं सोनहू के ट्रैप में घुस गया होता। रुको, क्या उसने अभी मुझे हस्बैंड कहा? मैंने गलत नहीं सुना ना? इन तीनों को मुझे हस्बैंड कहने में इतना मुश्किल था। अब तीनों ने उसे कह दिया था। वे अपने दिल में मुझे स्वीकार कर चुकी थी लेकिन चू चिंग चेन जेल में थी। ये मीठे विचारों का समय नहीं था। मैं प्लान बनाने लगा। गाय जियान रूम में चहलकदमी कर रही थी, टेंशन में। झाओ वानर ने उसके कंधे पर थपकी दी। वरीड मत हो, हमारा हस्बैंड कोई आम आदमी नहीं है। हमें भरोसा है कि वह बहन छू को घर लाने का कोई तरीका सोचेगा। गाय जिन ने सांस छोड़ी और सिर हिलाया। मैं गहराई से सोचने लगा। दोनों जिंदगियों से मैं एक बात जानता था, इस युग में कॉमन लोग ऑफिशियल से आमने सामने नहीं लड़ सकते थे। वॉर टाइम्स में भी क्लास की लाइनें मजबूत थीं। निचले लोग अक्सर बिल्कुल अधिकारहीन होते थे। किसी को जेल से निकालना लगभग नामुमकिन था। अगर सोनहू चू चिंग चिंग को इतना खुलकर पकड़ने की हिम्मत कर रहा है तो उसके पास फेक एविडेंस तैयार है। वह किसी शिकायत से डरता नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास कोई हाई दोस्त नहीं थे। रुको, मेरे पास सिस्टम था। मैंने गुइजियन को विलेजर्स को घर भेजने को कहा। आज का हंट विलेज लीडर को दे दो, पकाकर सबके साथ शेयर कर दो। जंगली जमीन खोलकर पोटैटोज बोने का प्लान अभी भी चालू है। हाँ हस्बैंड, वह उसे करने चली गई। वानर लाओ जांग को फ्रंट रूम में ले जाओ। रुको, मुझे अकेले सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैंने सिस्टम को कॉल किया। सिस्टम, मेरी वाइफ जेल में है। तुम्हारी लॉटरी में क्या कुछ है जो उसे बचा सके? ऑफिशियल्स को ट्रिक करने का कोई तरीका? मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, कोई हायर ऑफिशियल ढूंढकर उसे छुड़ाना या सारी लॉटरी स्ट्रेंथ में डालकर रात में तोड़कर निकालना। दूसरा प्लान पागलपन था। स्ट्रेंथ 90 पर भी मैं टॉप वॉरियर्स से मुकाबला कर सकता था लेकिन कोई नहीं। काउंटी में सैकड़ों गार्ड्स थे। एक बार फंस गए तो शहर में हजारों सोल्जर्स थे। स्ट्रेंथ 90 का मतलब 100 आदमियों को हरा सकता था, 10,000 को नहीं। और 4 लॉटरी चांसेस से 90 तक पहुंचना भी मुश्किल था। वह प्लान मरा हुआ था। डेंग, सिस्टम के पास ऐसी कोई टूल नहीं है। शॉप में भी टेक आइटम्स पर लिमिट्स हैं। मन कंट्रोल करने का कोई स्पेल नहीं है। वह तरह का मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारे पुराने वर्ल्ड में भी। मेरा दिल डूब गया। फिर मैंने बाहर झाओवनेर और लाओ जांग की बात सुन ली। लेडी झाओ सुनो, ऑफिस मत जाना। सोनहू इतना बोल्ड इसीलिए है क्योंकि उसके पास फेक एविडेंस और मजबूत बैकर है। कौन सा बैकर? 2 हफ्ते पहले काउंटी लॉर्ड की वाइफ बहुत बीमार हो गई। उसने सारा ऑफिस काम डेप्यूटी और हेड क्लर्क को दे दिया। वह हेड क्लर्क सोनहू का एडॉप्टेड फादर है। वे एक दूसरे को कवर करते हैं। सोनजिन वहां जाना मतलब लगभग पक्की मौत। लॉर्ड की वाइफ को क्या हुआ है? भले ही वह बीमार हो, क्या उसे विजिट नहीं किया जा सकता? लाओ जांग ने सिर खुजलाया। मैंने सिर्फ सुना है कि कुछ ने उसे काट लिया। घाव पस से भरा है, लाल और सूझा हुआ। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि वह बचने से परे है।
है। मैं उछल पड़ा, मैं बाहर भागा और लाओ जांग को पकड़ लिया। फिर से कहो। वह डर गया। मैंने कहा ऑफिस मत जाना। वह नहीं, अगला पार्ट। मैंने कहा वे एक दूसरे को कवर करते हैं, तुम मर जाओगे। डैम इट, लॉर्ड की वाइफ, उसको क्या हुआ है? कुछ ने उसे काट लिया, वह मर रही है। डॉक्टर्स ने हार मान ली है, वे उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो यह भी नहीं जानना चाहिए था। मेरे अंकल ने बताया। क्या उसे हाई फीवर है? क्या वह अनकॉन्शियस है? कमजोर पल्स। हाँ, तुम्हें कैसे पता? सिर्फ झाओ वेर समझी। उसके हस्बैंड के पास प्लान था। वो चुप रही और इंतजार करने लगी। वो बैक्टीरिया है जो घाव को इन्फेक्ट कर रहा है, उसी से फीवर होता है। गुड, सो गुड। चू चिंग चिंग को बचाया जा सकता है। मैं खुशी से लगभग चिल्ला पड़ा। क्या बैक्टीरिया? क्या आग? लाओ जांग कंफ्यूज्ड था। लाओ जांग, एक और फेवर कर दो। 10 पाउंड अनाज अभी भी तुम्हारे हैं। ये मेरी गलती है। मैं लेडी चू की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा फेस है। एक फेवर नहीं, 10 फेवर्स। लेकिन मैं अनाज नहीं ले सकता। तो अब मेरे साथ शहर चलो, मुझे अपने अंकल के पास ले चलो। उससे कहो कि हमें काउंटी लॉर्ड के पास ले जाए। मुझे लगता है मैं उसकी वाइफ को बचा सकता हूँ। अगर मैं फेल हुआ तो अपना सिर दे दूंगा। क्या? वह स्टन हो गया। जोआना भी। क्या उसके हस्बैंड को मेडिसिन भी आती है? घूरना बंद करो। अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं कहता नहीं। जल्दी करो, मैं भी जा रही हूँ। जोआना ने कहा, हस्बैंड मुझे भी ले चलो। अंधेरा है, नाइट रोड्स पर बैंडिट्स हैं। हम एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे। गाय जिन ने अपनी तलवार हिलाई। मुझे खतरे की चिंता थी, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ने की भी चिंता थी। मैं मान गया। ठीक है, हम सब। लाओ जांग ने बहस नहीं की। उसने विलेज लीडर से गधे की गाड़ी उधार ली। हम शहर की तरफ रवाना हो गए। रात अंधेरी थी, लेकिन हम सुरक्षित पहुंच गए। लाओ जांग का अंकल वोंग यूरेन था। वह पोस्ट ऑफिस में काम करता था। कोई पावरफुल जॉब नहीं। वह मेल कैरी करता था और आने वाले ऑफिशियल्स से मिलता था, लेकिन वह हमें काउंटी लॉर्ड से मिलवा सकता था। उसके बिना हम गेट पर ही पीट कर भगा दिए जाते। लेकिन जब वोंग ने हमारा प्लान सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पागलपन। मेरे पास सिस्टम गिफ्ट से स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स थे। लॉर्ड की वाइफ को इन्फेक्शन था। यह मौका था। उसे बचा लो तो लॉर्ड मेरा एहसान मानेगा। फिर मैं चूचिंग चिंग की आजादी मांग सकता था। लेकिन पहले मुझे इस आदमी को पार करके लॉर्ड के घर में घुसना था। कहने में आसान था, करने में मुश्किल। वह ठीक कर सकता है। इस बूढ़े को मत सोचो कि वह उसे नहीं जानता। वोंग यूरिन ने नाक भौं चढ़ाई। यह लड़का सांजियान है। उसने 7 साल पहले स्कॉलर टेस्ट पास किया था, लेकिन वह आलसी और बेकार है। अगर उसे मेडिसिन आती है तो सुअर पेड़ पर चढ़ सकते हैं। वह काउंटी लॉर्ड से मिलना चाहता है। मेरे पोस्ट हाउस से बाहर निकलो। अंकल लाओ। जांग ने मेरी तरफ से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मैं बीच में बोल पड़ा। मिस्टर वोंग, आप बकवास कर रहे हैं। सुअर पेड़ पर चढ़ने की बात छोड़ो। आप मैं नहीं है। आप कैसे जान सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। आपको वह कहावत पता होनी चाहिए कि जो जानते हैं वे जोर से नहीं बोलते, और जो जोर से बोलते हैं वे नहीं जानते। आपने मुझे कभी मेडिसिन प्रैक्टिस करते नहीं देखा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता? वह जवाब नहीं दे पाया। मैंने और जोर लगाया। मैं पूछ सकता हूँ। काउंटी लॉर्ड की वाइफ मर रही है। सारे डॉक्टर्स ने हार मान ली है। हाँ हाँ, एक डॉक्टर पुराने तरीकों की परवाह नहीं करता, सिर्फ जो काम करता है। हाँ हाँ, मैं आज अपने सिर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे बचा सकता हूँ, लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं। हम जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं सच में उसे बाद में बचा लूं तो उसकी मौत किसने की? आपने या बीमारी ने? उसके पास कोई शब्द नहीं बचा। मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, भले ही वे फेल हो जाएं, फिर भी उन्हें पैसे मिल जाते हैं। मुझे यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। आप मुझे क्यों टाल रहे हैं? अगर मैं फेल हुआ तो मेरा सिर दांव पर है। मेरा भी। गाय जियान आगे बढ़ी। और मेरा भी, जाना ने कहा। दोनों ने मुझे सिर्फ थोड़े समय से जाना था, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत सारी अजीब चीजें देखी थी। मैजिक नूडल्स, मैजिक बो, मैजिक फिशिंग रॉड्स, मैजिक पोटैटोज। कोई भी नॉर्मल चीज नहीं थी। भले ही मैं फेल हो जाऊं तो वे भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। वे मुझ पर दांव लगा ही सकती थी। मेरे आसपास चमत्कारों की कोई कमी नहीं थी। और मेरा भी। लाओ जांग ने सोचकर खड़े होने के बाद कहा, मेरा भी गिन लो। इसका मतलब 5 सिर दांव पर थे। लंबा साइड लंबा। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन याद रखो अगर कुछ गलत हुआ तो मैं भी दोषमुक्त नहीं बच सकता। वरीड मत हो मिस्टर वोंग, कुछ गलत नहीं होगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया। ये सिर्फ घाव का इन्फेक्शन था, हाई फीवर के साथ। मुझे यकीन नहीं था कि एक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स इसे ठीक नहीं कर सकता, या एक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एड्रेनालिन। मेरे शॉट के बाद वह बूढ़ी औरत बेड से उछल कर भागेगी। वह वेट्स भी उठा सकती है। रुको, वेट्स यहाँ अब भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। जुआन ने मुझे फैमिली मेडिसिन वाला डॉक्टर बनाकर अंदर ले गया। मैं आसानी से काउंटी लॉर्ड से मिला। झाओ वेयर और बाकी दूसरे रूम में इंतजार करने लगे। हम आंगनों और हॉल्स से गुजरे। लॉर्ड अपने स्टडी में इंतजार कर रहा था। उसका नाम वोंग मूजी था। 50 साल से ज्यादा उम्र, चौकोर चेहरा, छोटी दाढ़ी, बड़ी आंखें। लोग कहते थे कि वह अच्छा लॉर्ड है, ब्रश से स्मार्ट, घुड़सवारी में भी अच्छा। लेकिन अपनी वाइफ की वजह से वह अब बूढ़ा और थका हुआ दिख रहा था। उसके बालों में सफेद लकीरें, कोई स्प्रिट नहीं बचा था। छोटे से ग्रीटिंग के बाद उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? फैमिली मेडिसिन। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या था? मैंने तेजी से कहानी गढ़ ली। माता पिता रिफ्यूजी थे जो यहाँ आए और सालों पहले भूखों मर गए। कोई फेमस नाम नहीं, लेकिन हमारा परिवार इस तरह की बीमारी का इलाज करता था। वोंग डर से लगभग मर गया सुनकर। अगर लॉर्ड को झूठ पता चल गया तो हमारे सिर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेडी अभी कैसी है? बीमारी जितनी लंबी चलेगी इलाज उतना मुश्किल होगा। कृपया मुझे उसके पास ले चलिए। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। चूचिंग चिंग अभी भी जेल में थी। मेरी वाइफ अब गहरी नींद में है। पल्स और सांस बहुत कमजोर। कल तो दवा भी गले से नीचे नहीं गई। लॉर्ड की आंखें खाली थी। सर आप पक्के हैं? अगर नहीं तो कृपया ट्राई मत कीजिए। डॉक्टर्स ने कहा आज उसका आखिरी दिन है। वो फिर ठंडे पसीने से तर हो गया। कमजोर पल्स, कमजोर सांस, निगल नहीं सकती। मैं उसे कैसे बचाऊंगा? ये इलाज नहीं था, ये मौत के राजा से आत्मा चुराकर वापस लाना था। उसने मुझ पर सिर हिलाया। हम अभी भी जा सकते थे, लेकिन मैं मुस्कुराया। अगर आप मुझ पर भरोसा करें सर तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन वह आज नहीं मरेगी। तुम सच कह रहे हो? हाँ, अगर वह नामुमकिन
नामुमकिन। मैंने उसे बीच में रोक दिया। लॉर्ड ने मुझे काफी देर तक घूरा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। उसने हमें इनर हाउस के एक रूम तक ले जाया। मैं खुद को तैयार कर चुका था, लेकिन बूढ़ी औरत को देखकर मेरा अंदर ठंडा हो गया। थकी हुई कहना कम था, मर रही कहना भी कम था। उसमें सिर्फ सांस अंदर जा रही थी, बाहर कुछ नहीं निकल रही थी। उसका शरीर ठंडा हो रहा था, पल्स और सांस लगभग खत्म हो चुकी थी। मैंने उसकी नब्ज चेक की और खड़ा हो गया। मेरा चेहरा टाइट था। ये इलाज नहीं था, ये मौत से खुद लड़ाई थी। बूढ़ी औरत को देखकर मुझे सच्चाई पता चल गई। अगर मैं 1 घंटा भी बाद पहुंचा होता तो मेरी पुरानी सदी की कोई मशीन भी उसे नहीं बचा सकती थी। मैंने सोचा था कि एक शॉर्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स काम कर जाएगा। अब मुझे स्ट्रॉन्ग एड्रेनालिन शॉट भी चाहिए था। वह कैसी है? लॉर्ड ने मेरा चेहरा देखा और उसकी आवाज कांप गई। वह उसकी हालत जानता था। उस सुबह 2 डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि दोपहर से पहले वह नहीं बचेगी। यहाँ तक कि कोई देवी भी उसे नहीं बचा सकती। उसे उसकी मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वह चमत्कार चाहता था, भले ही उम्मीद बहुत छोटी हो। मैंने सांस छोड़ी और समझदार रहस्यमयी चेहरा बना लिया। दिखावे के लिए नहीं, मुझे उसे शॉट देना था। मैं लॉर्ड से सीधे नहीं कह सकता था कि अपनी वाइफ की पैंट उतार दो इंजेक्शन के लिए। इस युग में मर्द और औरत कपड़े के ऊपर से भी नहीं छू सकते थे। जान बचाने के लिए रेशम के पर्दे की जरूरत थी। मैंने अपनी उंगलियों से अजीब मोशन की और कुछ शब्द बुदबुदाए। लॉर्ड और वोंग कंफ्यूज्ड हो गए। मैं डॉक्टर जैसा नहीं लग रहा था, मैं ज्योतिषी जैसा लग रहा था। क्या वे कोई मैजिक रिचुअल देख रहे थे? उन्होंने सांस रोके रखी, मुझे डिस्टर्ब करने से डर रहे थे। आखिरकार मैंने गहरी सांस छोड़ी। एक मौका बचा है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। लॉर्ड की आंखें चमक उठी, उसका शरीर कांप गया। अगर यह युवक उसकी लगभग मरी हुई वाइफ को बचा ले तो वह उसे कुछ भी दे देगा, यहाँ तक कि अपनी अपनी जान भी। लेकिन मैंने होल्ड किया ताकि हुक और गहरा लग जाए। लेकिन क्या? कुछ भी, कोई भी कीमत। मैंने फिर सांस छोड़ी। ये कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी लेडी को बचाने के लिए मुझे अपनी जिंदगी के 10 साल देने पड़ेंगे। मैं लगभग कहने वाला था कि उसकी आत्मा ले ली गई है और मुझे अंडरवर्ल्ड जाकर उसे वापस लाना होगा, लेकिन यह इस पुराने वर्ल्ड के लिए भी ज्यादा था। इसलिए मैंने यह कहानी चुनी। मैं चाहता था कि लॉर्ड को लगे कि वह मेरा एहसान मानेगा। यह काम कर गया। उसने हाथ जोड़े और मुझे झुककर प्रणाम किया। महान हीलर, कृपया मेरी वाइफ को बचा लीजिए। आप जो चाहें, अगर मैं कर सकता हूं तो करूंगा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी। मैंने उसे खड़ा होने में मदद की। सर, इसकी जरूरत नहीं। जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। आप अच्छे और ईमानदार ऑफिशियल हैं। 10 साल, 20 साल, मैं फिर भी करूंगा। मैं लगभग अपनी झूठी बातों पर खुद विश्वास करने लगा। ये बीमारी अनोखी है, मैं सुइयां यूज करूंगा। अगर कुछ गलत लगे तो कृपया सब्र रखें, जो भी जरूरी हो। मैं बेड के पास खड़ा हो गया। अपने चोगे के अंदर से मैंने कई सिरिंज निकाली। मैंने रास्ते में एक नॉर्मल लॉटरी मेडिकल सप्लाईज के लिए यूज की थी। सिस्टम ने मुझे ये दी थी। लॉर्ड और वोंग घूरने लगे। उन्होंने कभी सिरिंज नहीं देखी थी। क्लियर ट्यूब्स जिन पर निशान थे और अंदर अनजान लिक्विड। वे स्टन हो गए। ये फैमिली सोल रिटर्न सुइयां हैं। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे शांति चाहिए। मैंने लॉर्ड से कहा कि लेडी के कपड़े ऊपर कर दें ताकि स्किन न छूनी पड़े। उसने जहां मुझे इंजेक्शन देना था वहां पतला रेशम रख दिया। हर सुई में सेफ न्यूट्रिएंट्स थे। सिस्टम ने कहा था कि वे दोनों तरफ से हार्मलेस हैं। मैंने उन्हें उसके हाथों और पैरों में लगा दिया। मुझे कोई प्रेशर पॉइंट्स नहीं पता थे। मैंने सिर्फ सोचा कि अगर मैं उसे मारकर नहीं भेज दूं तो ठीक है। ये सिर्फ मुख्य शॉट सेट करने के लिए थे। फिर मैंने चुपके से अपनी बैग से स्ट्रॉन्ग एड्रेनालिन और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स निकाले और उसके जांघ के साइड में दे दिए। हो गया। मैंने सारी सुइयां निकाल ली और रख दी। मैं बैठ गया। बस इतना ही। लॉर्ड विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कभी ऐसा इलाज नहीं देखा था। उसकी वाइफ मौत के द्वार से आधी बाहर निकल चुकी थी। कुछ सुइयां और हो गया। वोंग का माथा पसीने से कभी रुका ही नहीं। वह मुझे यहाँ लाने से बेहद डरा हुआ था। मैं अपने सिस्टम की दवा पर भरोसा करता था। मैं चाय पीते हुए शांत बैठा रहा। अगर एक अगरबत्ती जलने जितना समय भी लगे तो तुम्हारी वाइफ जाग जाएगी। क्या? लॉर्ड फिर शॉक हो गया। क्या यह लड़का उसे चला रहा था? मैंने कंधे उचकाए। क्या आप मुझे विश्वास नहीं करते? यहाँ और डॉक्टर्स हैं। हाँ, 3 पीछे इंतजार कर रहे हैं। फिर एक अगरबत्ती जलने के बाद उन्हें अंदर बुला लीजिए, वे उसकी नब्ज चेक कर सकते हैं। लॉर्ड काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने तीनों डॉक्टर्स को बुलाया। समय गुजरा। तीनों एक एक करके उसकी नब्ज चेक करने आए। चेक करने के बाद उनके चेहरे एक ही तरीके से बदल गए। मुझ पर तंज कसने वाले युवा मूर्ख से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और ठंडा पसीना आ गया। वे सब उसकी बीमारी जानते थे। वे सब जानते थे कि उसका दीपक बुझने वाला था। लेकिन आज सुबह लेडी ने मौत से पहले आखिरी झलक दिखाई थी। लेकिन अब शाम को उसकी नब्ज मजबूत हो रही थी। उसकी सांस समान थी। आखिरी झलक 2 बार नहीं होती। यह युवा आदमी कौन था? उसने मौत से लोगों को वापस लाने का तरीका कैसे जाना? लॉर्ड कोई बेवकूफ नहीं था। उसने उनके चेहरे देखे। वह अपनी वाइफ की नब्ज खुद महसूस करने दौड़ा। सच में काम कर गया। वोंग अब समझ गया। मैं घमंड नहीं कर रहा था। उसने छोटे दिमाग से मुझे जज किया था। लॉर्ड ने डॉक्टर्स के साथ फिर चेक किया। उसकी वाइफ बेहतर हो रही थी। वह जल्दी जागने वाली थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको बताया था कोई समस्या नहीं। अब क्या आप मुझे विश्वास करते हैं? फिर उसने अपने कपड़े ठीक किए और एक घुटने पर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। कृपया सेवियर, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये मुझे डरा गया। मैं तेजी से उसे उठाने दौड़ा। सर, आप क्या कर रहे हैं? आप काउंटी लॉर्ड हैं। मैं सिर्फ गरीब आदमी हूँ। ये ठीक नहीं है। नहीं, अभी हमारे बीच कोई क्लास नहीं है। सिर्फ मेरा सेवियर और मैं। आपके बिना मेरी वाइफ आज मर जाती। मेरी वाइफ मेरी जिंदगी है। उसे बचाना मुझे बचाना है। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उसने फिर झुककर प्रणाम किया। इतना पुराना फैशन वाला समारोह। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे हैंडल करूं। मैंने उसे फिर उठाया। वोंग ने अपना शौक झाड़ा और तारीफ जोड़ी। किसे पता था कि मेरे भतीजे के गांव में ऐसा महान हीलर है। मैं पूछ सकता हूं आपका टीचर कौन था? मैंने उसे फ्लैट लुक दिया। बूढ़ा आदमी अपना नाम रगड़ रहा था। वह चाहता था कि लॉर्ड याद रखे कि उसने मुझे लाया था। मेरा टीचर पहाड़ों में घूमता है। वह अपना नाम छिपाता है। उसने मुझे बताया
बताया कि इसे शेयर न करूं। आश्चर्य, सच में आश्चर्य। कृपया सर इंतजार कीजिए, मैं डिनर तैयार करवाता हूँ। लॉर्ड और वोंग मुझे आसमान तक तारीफ करते रहे। अगर मुझे छूचिंग चुंग की चिंता न होती तो वे आधी रात तक तारीफ करते रहते। जब मौका सही लगा तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट रखी, सर मुझे एक बात पूछनी है। क्या है? मैंने उन्हें सब बताया। चू चिंग चान शहर में मछली अनाज से ट्रेड करने गई। सोनहू और गार्ड्स ने मेरा ऑक्स मारकर खा लिया। लॉर्ड अच्छा ऑफिशियल था। वह हांग काउंटी में सिर्फ कुछ साल से था। उसने सोनहू के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला था। मेरी बात सुनकर उसकी दाढ़ी गुस्से से कांपने लगी। उसने लाओ जांग को कंफर्म करने तक नहीं बुलाया। वह अब भी मेरे लिए जस्टिस दिलवाएगा। तो हम तीनों साथ गए। लॉर्ड ने कई हाउस गार्ड्स को बुलाया और हम सीधे जेल की तरफ बढ़े। जेल के अंदर चू चिंग चान दीवार से सटकर सिकुड़ी हुई थी। उसका चेहरा डर से भरा था। उसका शरीर कांप रहा था। वह एक आदमी को पास आते देख रही थी। रुको, मेरे पास मत आओ। तुम क्या चाहते हो? तुम सोचते हो मैं क्या चाहता हूँ? सोनहू ने गंदी स्माइल के साथ कहा। उसकी आंखें चाहत से भरी थी। कितनी सॉफ्ट स्किन। मुझे नहीं पता कि उस बेकार आदमी को तुमसे शादी करने का लक कैसे मिल गया। शायद भूखा आदमी मरने से पहले 2 हफ्ते की खुशी सुंदर के साथ चाहता है। तुम्हारे जैसे बॉडी के साथ, तुम्हारे जैसे चेहरे के साथ कौन नहीं चाहेगा। वह नीचे झुका और उसे छूने लगा। उसने उसे जोर से लात मारी और बार्स की तरफ भागी। मदद करो, किसी मदद करो। जोशीला, मुझे यही पसंद है। इस तरह ज्यादा मजा आएगा। वह उठा और अपने कपड़े झाड़े। सारे गार्ड्स मेरे भाई के साथ पीने गए हैं। ये जेल है, जितना चाहो चिल्ला, कोई नहीं आएगा। बड़ा चेस्ट, बड़े हिप्स, इतना सफेद, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। चू चिंग चान लगातार दूर हट रही थी, लेकिन रूम छोटा था। कहीं जाने की जगह नहीं थी। हस्बैंड, उस बेकार आदमी को मत बुलाओ। वह क्या कर सकता है? यहाँ आकर तुम्हें बचा लेगा अपनी भूखी बॉडी के साथ। वह इतनी दूर चलकर भी मुश्किल से आ सकता है। रुको, अनाज डे जल्दी आ रहा है। उसके सिर कटने के बाद मैं तुम्हारी दोनों बहन वाइफ्स को भी ले लूंगा। वह और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उस पर कूद पड़ा। उसने उसे दबाया और उसके कपड़े खींचने लगा। बस मान जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। अच्छा खाना और शराब। वह लड़ रही थी लेकिन कमजोर थी। वह उसे धक्का देकर हटा नहीं पा रही थी। अपनी इज्जत और अपने हस्बैंड्स को बचाने के लिए वह अपनी जीभ काटने के लिए तैयार हो गई। मेरा हस्बैंड तुम्हें नहीं छोड़ेगा। 10 गुना ज्यादा हिम्मत के साथ भी वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे खुद को देखना चाहिए। मैं उसकी औरत लेकर उसे फेवर कर रहा हूँ। मैं उसे जल्दी या बाद में मार ही दूंगा। तभी उसे कदमों की आवाज और मेरी आवाज सुनाई दी। क्या ऐसा है? मुझे तुम्हारी हिम्मत की जरूरत नहीं। मैं यहाँ हूँ। देखते हैं तुम मुझे कैसे मारोगे। सोनहू ने ऊपर देखा। उसने मुझे वोंग और काउंटी लॉर्ड को बार्स के पास देखा। गार्ड्स दरवाजा खोल रहे थे। हस्बैंड चू चिंग खुशी से रो पड़ी, जबकि सोनहू डिस्ट्रैक्टेड था। उसने उसे जांघों के बीच जोर से लात मारी। वह चीख उठा। वह मेरी तरफ भागी। मैंने उसे पकड़ लिया। मेरा गुस्सा ठंडा और तैयार था।